रैंक 3। ये सुनकर जियो यान ने अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछा। यहाँ तक कि यूजी ने अपने शरीर में जो डुक्यूई छोड़ी थी, उसके साथ भी वह इस युवा नीलम पंख वाले शेर को उसकी असामान्य रक्षा के साथ खत्म नहीं कर पाएगा। अपनी भौहों को कसकर दबाते हुए जियो यान ने जमीन पर पड़े युवा नीलम पंख वाले शेर को देखा। एक पल के लिए चिंता करने के बाद उसने अपनी नज़र याओ लाओ की ओर घुमाई और पूछा, गुरु उस छोटी सी चीज को क्यों नहीं मार देते? मैंने पहले भी कहा है कि एक बार जब आप मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं तो आपको खुद पर भरोसा करना होगा। जब तक कि यह जीवन मरण की स्थिति न हो, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। याओ लाओ मुस्कुराया और धीरे से जियाओ यान के सिर के ऊपर से झूलने लगा। अरे, तुम तो हृदयहीन हो। जियाओ यान की पलकें फड़कने लगी जब उसने याओ लाओ की ओर अपनी मध्यमा उंगली उठाई और असहायता से बुदबुदाया, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। आप वास्तव में इसे सीधे खत्म करने का इरादा नहीं रखते हैं, है ना? वह जानवर भले ही बहुत बड़ा न दिखाई दे, लेकिन जब युद्ध शक्ति की बात आती है तो वह तीसरे क्रम के जादुई जानवरों में सबसे शक्तिशाली है। अपने छोटे से शरीर के साथ भले ही आप डी रैंक 2 तकनीक का उपयोग करें, फिर भी इसे मारना आपके लिए कठिन होगा। याओ लाओ ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। मैं उससे तभी सीधे भिड़ूंगा जब मैं मूर्ख होऊंगा। जियो यान एक चट्टान की दीवार के सहारे झुककर बैठ गया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से बहुत सारी चीजें निकाली और उन्हें उलट पलट कर देखने लगा। अंततः उसने एक हल्के बैंगनी रंग का फल और हरे रंग के तरल पदार्थ की एक बोतल निकाली। बैंगनी धुआं फल। जियाओ यान के हाथ में हल्के बैंगनी रंग का फल देखकर याओ लाओ ने धीरे से कहा, हाँ, तुम वास्तव में ये याद रखने में काफी अच्छी तरह से अनुकूलित लग रहे थे कि एक अग्नि प्रकार का जादुई जानवर इस चीज को पसंद करता है। बैंगनी धुआं फल एक विशेष फल था जो मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में पाया जा सकता था। चूंकि इस फल में थोड़ी अग्नि ऊर्जा थी, इसलिए ये कई प्रकार के अग्नि प्रकार के जादुई जानवरों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था। याओ लाओ की उपेक्षा करते हुए जियो यान ने एक बार फिर क्रिस्टल सुई के साथ एक खोखली ट्यूब निकाली और उसे हरे रंग के तरल की बोतल में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हरे रंग के तरल पदार्थ में से कुछ निकाला और सावधानीपूर्वक उसे फल में इंजेक्ट कर दिया। हल्के से निचोड़कर हरे रंग का तरल फल में डाला गया। ओह, तुम जहर का इस्तेमाल करने की सोच रहे हो। उस एमेथिस्ट पंख वाले शेर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत है। क्या आपको लगता है कि आपने जो जहर बनाया है उससे आप इसे ध्वस्त कर सकते हैं? जियो यान की हरकत देखकर याओ लाओ संदिग्ध लहजे में पूछने से खुद को रोक नहीं सका, किसने कहा कि यह जहर है? जियो यान ने अपना मुंह चाटा और ठहाके लगाकर हंसा, यह एक मजबूत रेचक है जो मैंने बनाया है। जब तक वह इसे खाता रहेगा, मुझे यकीन है कि उसे लगातार शौचालय जाना पड़ेगा, भले ही उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। तस्क तस्क। ये सोचना कि आपके पास अभी भी यह बात बाकी है। लेकिन आपको तीसरे दर्जे के जादुई जानवर की बुद्धिमत्ता को कम नहीं आंकना चाहिए। यह बाहर वाले जितना बुद्धिमान तो नहीं है, लेकिन इसकी बुद्धिमत्ता ऐसी है कि इसकी तुलना प्रथम या द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर से नहीं की जा सकती। यह अज्ञात उत्पत्ति की चीजें नहीं खाएगा। याओ लाओ ने बोलने से पहले जियो यान को अंगूठा दिखाया। इसे नहीं खाता। हा, यह उस पर निर्भर नहीं है। चाहे कोई इसे कैसे भी कहे, जानवर तो जानवर ही है। जियो यान मुस्कुराया और अपनी स्टोरेज रिंग से लाल रंग के तरल की एक और बोतल निकाली। जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक ऐसी सुगंध निकली जो पेट में गुड़गुड़ाहट पैदा कर देती थी। जैसे ही गंध फैलने लगी, जियो यान ने जल्दी से ढक्कन लगाया और चुपके से कहा, यह एनोरेक्सिया फूल का तरल है। जब तक इसे पर्पल स्मोक फ्रूट में डाला जाता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह छोटा जानवर स्वादिष्टता के आकर्षण का विरोध करने में सक्षम होगा। जियो यान को बार बार अपनी स्टोरेज रिंग से चीजें निकालते देख याओ लाओ कुछ हद तक अवाक रह गया। दवा को परिष्कृत करने में जियो यान के दिलचस्प विकल्प हास्यास्पद और कष्टप्रद दोनों थे। उसका शरीर थोड़ा हिल गया और उसने फिर पूछा, भले ही उसने फल खा लिया हो, लेकिन अगर वह यही मलत्याग करेगा तो आपकी योजना विफल हो जाएगी। मैंने अंदर देखा और मुझे कोई गंदा मैजिक बीस्ट मल नहीं मिला। इसके अतिरिक्त मुझे ये रास्ते में कहीं और नहीं मिला। मुझे लगता है कि एमेथिस्ट पंख वाले शेरों को साफ सफाई की आदत होती है। एक जादुई जानवर जो वास्तव में सफाई के प्रति विशेष सजग है। कितनी अजीब बात है। इसके अलावा कृपया सवाल पूछना बंद करें। ये योजना तो बस एक तात्कालिक विचार है, तो ये कैसे संपूर्ण हो सकती है? ये कहना मुश्किल है कि यह काम करेगा या नहीं। ये शब्द कहने के बाद जियो यान ने याओ लाओ के सवालों को नजरअंदाज कर दिया और एनोरेक्सिया फूल का रस डालने से पहले उसने हरे रंग के तरल की लगभग 7 या 8 ट्यूबें स्थानांतरित कर दी। तभी वह रुका। उसने अपने हाथ में लिया हुआ भारी फल उछाला और मुस्कुराया। एक बार जब उसने सब कुछ अपनी भंडारण रिंग में वापस रख दिया, तो उसने धीरे से बैंगनी धुएं वाले फल को गुफा के प्रवेश द्वार पर रख दिया। जियो यान ने फल को ठीक से रखा और जमीन से छलांग लगा दी।
उसका शरीर सुरंग की छत की ओर उछला। दोनों हाथों पर तीव्र खिंचाव बल का प्रयोग करते हुए उसने अपने शरीर को चट्टान की दीवार पर मजबूती से टिका दिया। गुफा के प्रवेश द्वार पर बैंगनी धुएं के फल को रखे जाने के लगभग तुरंत बाद धीरे धीरे एक सुगंधित सुगंध निकलने लगी। हवा की मदद से यह सुगंध गुफा में फैलने लगी। छोटे नीलम पंख वाले शेर की नाक गहरी सांस लेते समय हिलती थी। जब पहली गंध उसके पेट में पहुंची तो युवा एमेथिस्ट विंगलान के पेट से एक गहरी आवाज निकली। उसने धीरे से अपनी राक्षसी आंखें खोलीं और विशाल गुफा के चारों ओर अपने बड़े सिर को हिलाते हुए सुगंध के स्रोत की खोज की। कुछ देर तक खोज जारी रहने के बाद युवा एमेथिस्ट विंगलान को अंततः लक्ष्य मिल गया। वह आलस्य से खड़ा हुआ और अपने विशाल मुंह से एक धीमी दहाड़ लगाई, फिर अपने कदम खोले और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर युवा एमेथिस्ट पंख वाले शेर की नाक ने बैंगनी धुएं वाले फल को सूंघा। तुरंत उसने अपना सिर उठाया और अपने आसपास के वातावरण पर सतर्क दृष्टि डाली। फिर उसने अपना बड़ा पंजा बढ़ाया और धीरे से बैंगनी धुएं वाले फल को छुआ। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने अपनी पूंछ हिलाई, मुड़कर चला गया। एक छोटी सी दरार के माध्यम से जियोयान ने युवा नीलम पंख वाले शेर को जाने के लिए मुड़ते हुए देखा और निराशा में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे इस छोटी सी चीज की सतर्कता उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही जियोयान किसी अन्य योजना के बारे में सोचने की योजना बना रहा था, युवा नीलम पंख वाला शेर, जो उस स्थान तक लगभग आधी दूरी तक चल चुका था जहां वह विश्राम कर रहा था, अचानक फिर से मुड़ गया। वह उस स्थान पर दौड़ा जहां बैंगनी धुआंधार फल था, अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे निगल लिया। उसकी हरकत देखकर जियोयान ने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली। वह फुसफुसाया, अरे, मैं भी लगभग इसे खाने ही वाला था। मुझे पता था कि तुम इसे खाओगे। बैंगनी धुएं के फल को खाने के बाद युवा नीलम पंख वाला शेर एक बार फिर नीलम पत्थर से बनी खूबसूरत जमीन पर लेट गया। कुछ ही क्षण बाद वह अचानक उठ खड़ा हुआ और उसके पेट से धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। उसने अपनी निगाहें अंदर की ओर घुमाईं और जियोयान की राहत भरी निगाहों के सामने अंततः गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा और अत्यधिक गति से सुरंग से बाहर निकल गया। ये सफल हुआ। युवा एमेथिस्ट पंख वाले शेर को गायब होते देख जियोयान खुशी से रोने से खुद को रोक नहीं सका। वह छत से नीचे कूद पड़ा और हर पल का फायदा उठाते हुए गुफा के भीतर की ओर तेजी से बढ़ा, जो कि नीलम पत्थरों से ढकी हुई थी। गुफा के भीतर खड़े होकर जियोयान ने क्रिस्टल निकाला जो गर्म होने लगा था। उन्होंने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और इसके तापमान को दिशा सूचक के रूप में उपयोग करते हुए धीरे धीरे एमेथिस्ट चट्टानों से भरी गुफा में आगे बढ़ने लगे। काफी देर तक गुफा में घूमने के बाद जियोयान के कदम अंततः उस स्थान पर रुके जहां युवा एमेथिस्ट पंख वाला शेर आराम कर रहा था। उसने अपना शरीर थोड़ा नीचे किया और हाथ बढ़ाकर अपने पास पड़े दर्जनों नीलम पत्थरों पर हल्के से दस्तक दी। जब उसकी उंगली एक और झुके हुए एमेथिस्ट पत्थर पर पड़ी तो उसमें से तुरंत एक खोखली ध्वनि निकली। जियोयान ने जब यह आवाज सुनी तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बड़ी तेजी से उसने टटोलकर स्लेट को खींचा। एक बैंगनी रोशनी फूट पड़ी, जिससे जियोयान को जल्दी से अपनी आंखें बंद करनी पड़ी क्योंकि रोशनी उसकी आंखों में घुस गई। अपनी आंखों में दर्द कम होने का इंतजार करने के बाद जियोयान ने एक बार फिर धीरे से उन्हें खोला। उसकी नज़र छोटे से छेद पर पड़ी। इसमें एक मुट्ठी भर आकार का बैंगनी रंग का स्पिरिट स्टोन था जो अजीब तरह से नुकीला था। बैंगनी रंग के स्पिरिट स्टोन के ऊपर एक चमकदार रोशनी प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसका रूप बहुत सुंदर लग रहा था। इस तीखे बैंगनी रंग के आत्मा पत्थर के प्रकट होते ही जियोयान के हाथ में क्रिस्टल आग की तरह गर्म हो गया। तुरंत जियोयान ने जल्दी से क्रिस्टल को अंगूठी में संग्रहित किया और ध्यान से छोटे छेद के भीतर से बैंगनी रंग का स्पिरिट स्टोन निकाला और इसे भी भंडारण अंगूठी में संग्रहित किया। बैंगनी आत्मा क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद जियोयान ने छेद को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। इसके बाद वह उठा और सुरंग के निकास की ओर तेजी से भागा। वह लंबी सुरंग से होकर दौड़ता रहा और अंततः चौराहे पर पहुंच गया। जियोयान वहीं खड़ा रहा और सतर्कता से अपने आसपास का माहौल देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलक रही थी जब वह एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से उस गुफा की ओर दौड़ा जो उस जगह तक जाती थी जहां एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस था। काफी देर तक दौड़ने के बाद एक परिचित गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। जियोयान ने जल्दी से आगे बढ़ना रोक दिया और गुफा में प्रवेश करने से पहले उसके अंदर का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। वह तेजी से पत्थर की मेज की ओर बढ़ा जहां एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस रखा था और लालच भरी नजरों से बैंगनी रंग की गेंद को देखने लगा। इसके भीतर बड़ी मात्रा में ऊर्जा थी जो युवा एमेथिस्ट विंगलान को एक रैंक आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी। भले ही वह इसे पूरी तरह से अवशोषित न कर सके, फिर भी यह उसकी ताकत को कुछ सितारों तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। इस चीज के शानदार प्रभाव के बारे में सोचते ही जियोयान का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने अपना हाथ हिलाया जिससे उसकी हथेली में तेज बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल प्रकट हो गया।
अपनी लार निगलते हुए जियोयान ने बैंगनी रंग की गोल गेंद को गौर से देखा और अपने दिल में अनिश्चितता व्यक्त की, क्या मैं इसे बस टुकड़े टुकड़े कर दूं? मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैंने कभी इसकी कोशिश नहीं की। रिंग के भीतर से याओ लाओ की अनिश्चित आवाज सुनाई दी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। याओ लाओ की अनिश्चित आवाज ने तुरंत जियोयान को थोड़ा परेशान कर दिया। हालांकि परिस्थिति ने उन्हें अधिक सोचने का मौका नहीं दिया। उसने बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया और उसे हिंसक ढंग से बैंगनी रंग की गेंद पर पटक दिया। क्रैक! बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल गोल गेंद की नोक से टकराया। कुछ देर की खामोशी के बाद उस पर एक दरार सी उभर आई। कुछ ही क्षण बाद दरार की रेखा फैल गई और गेंद जोरदार धमाके के साथ टुकड़ों में टूट गई। एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस के टूटने के तुरंत बाद उसमें से एक बैंगनी रंग का तरल पदार्थ निकलने लगा, जिसने पत्थर की मेज का आधा हिस्सा गीला कर दिया। जल्दी करें, जल्दी करें! बैंगनी रंग के तरल को संग्रहित करने के लिए जेड बोतल का उपयोग करें। यह एमेथिस्ट एसेंस है। बाहर बहते तरल को देखते हुए याओ लाओ जल्दी से चिल्लाया। जैसे ही याओ लाओ की आवाज बंद हुई, जियोयान, जिसे बहुत दुख हुआ था, ने जल्दी से भंडारण रिंग के भीतर से कुछ जेड की बोतलें निकालीं और उनमें बैंगनी तरल डालने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। यद्यपि एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस का बाहरी आवरण अत्यधिक गर्म था, परंतु इसके अंदर का तरल असामान्य रूप से गर्म था। बाहरी आवरण के बड़े आकार के बावजूद इसमें मौजूद गर्म बैंगनी तरल की मात्रा से जियोयान केवल 6 जेड बोतलें ही भर सका। बोतल में एमेथिस्ट एसेंस की आखिरी बूंद डालने के बाद जियोयान ने पत्थर की मेज पर फैले तरल पर नजर डाली। उसके हृदय में जो पीड़ा थी उससे उसका मुंह कांप उठा। वह एक क्षण तक उसे देखता रहा, फिर अचानक पत्थर की मेज पर झपटा और याओ लाओ के हैरान चेहरे के सामने मेज पर छोटे छोटे गड्ढों में जमा सारा एमेथिस्ट एसेंस चाट गया। अरे, तुम सचमुच जिद्दी हो! जियोयान के तरीके को देखते हुए अवाक याओ लाओ ने जियोयान की भाषा की नकल की और उसके मुंह से एक श्राप फूट पड़ा। कुछ मुंह भर लेने से पत्थर की मेज पर रखा नीलम सार साफ चाट गया। जियोयान ने लापरवाही से अपने मुंह के किनारे की गंदगी पोंछ ली। अपनी पीठ मोड़कर याओ लाओ की स्तब्ध आकृति को देखते हुए उसने घृणा से कहा, बर्बाद करना वास्तव में शर्मनाक है। वाकई, बहुत शर्मनाक! याओ लाओ ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया और फिर आग्रह किया, जाओ, जल्दी से पीछे हटो। यदि नहीं तो वह छोटी सी चीज वापस आ जाएगी। माह! याओ लाओ की याद दिलाते हुए जियोयान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें एक बार फिर अनिच्छा से पत्थर की मेज पर बैंगनी दागों के अवशेषों पर घूम गईं और फिर प्रवेश द्वार की ओर भाग गईं। युनजी ने अपने शरीर में जो वायु गुण डू क्यू छोड़ा था, वह इस समय पूरी तरह सक्रिय हो गया था। जियाओयान की गति पहले से कहीं अधिक तेज थी और जब उसके पैर चलते थे तो धुंधलापन भी महसूस होता था। जियोयान मार्ग से उछलकर बिना किसी हिचकिचाहट के गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। हालांकि गलियारे से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद उसके सामने से एक भयंकर दहाड़ की आवाज आई। इसके ठीक बाद छोटा जंगली नीलम पंख वाला शेर जियोयान की दृष्टि में आया और उसे घूरने लगा। अचानक दौड़ते हुए आए नीलम पंख वाले शेर को देखकर जियोयान का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह जिस गति से दौड़ रहा था वह तेजी से कम हो गई क्योंकि उसके पैर जमीन पर लगभग 10 मीटर तक फिसले और फिर अचानक रुक गए। इस समय जियोयान और छोटे नीलम पंख वाले शेर के बीच की दूरी केवल 10 मीटर थी। गलियारे के आधे आकार के उस आदमी को कड़वाहट से देखते हुए जियोयान ने कहा, वह दस्त का जहर, उसने उस जानवर को मरने के लिए मलत्याग क्यों नहीं कर दिया? मुझे खेद है, मैं फिर भूल गया। छोटे एमेथिस्ट पंख वाले शेर का जन्म एमेथिस्ट शेर जन्म सार के साथ हुआ था, इसलिए ये किसी भी समय बाद की स्थिति को समझ सकता है। चूंकि तुमने एमेथिस्ट क्रिस्टल तोड़ा है, इसलिए मुझे लगता है कि इससे वह घबरा गया होगा। जब जियाओयान चिंतित था, याओ लाओ की क्षमा प्रार्थी आवाज, जो वास्तव में पिटाई के योग्य थी, रिंग से बाहर चली गई। उसका मुंह तेजी से हिल रहा था। जियोयान ने एक गहरी सांस ली। चूंकि याओ लाओ के साथ परेशान होने का कोई समय नहीं था, जियोयान ने अपना सिर उठाया और घबराहट से इस जानवर को देखा जो उसकी आंखों में एक विशाल तानाशाह के समान था। जियोयान को घूरती हुई जानवरों जैसी आंखों में हल्का बैंगनी रंग दिखाई देने लगा। बैंगनी क्रिस्टल की परत, जो अपने मूल क्रिस्टल की तुलना में पतली थी, चमकने लगी और बैंगनी चमक उत्सर्जित करने लगी। लेकिन सौभाग्य से, चूंकि यह अभी भी गुफा के अंदर थी और सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही थी, इसलिए छोटा एमेथिस्ट जानवर बैंगनी ज्वाला को सफलतापूर्वक बुलाने में असमर्थ था। अन्यथा जियोयान के पास अब भागने का कोई मौका नहीं होगा। हो! आगे बढ़ते ही उसके पंजे में मौजूद प्रचंड ऊर्जा से गुफा का पूरा भीतरी भाग कांप उठा। दीवार से गिरे कुछ पत्थर जियाओयान के पैरों पर टकराए। अपनी लार निगलते हुए जियोयान ने अपने भारी जुबान शासक को पकड़ लिया, कुछ ताकत लगाई और इसे अपनी हथेलियों में घुमाया ताकि इसे अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख सके। इस रैंक 3 शिखर जादुई जानवर का सामना करते हुए जियोयान ने किसी भी ताकत को रोकने की हिम्मत नहीं की।
कभी कभी यही वह क्षण होता था जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर निर्धारित करता था। भारी शासक के उसके शरीर से चले जाने के बाद जियोयान को हल्कापन और अधिक फुर्तीलापन महसूस हुआ, जबकि उसके शरीर के भीतर डू क्यूई अधिक स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगा। बंधनों से मुक्त होने के बाद जियोयान के पूरे शरीर से असीम शक्ति निकल पड़ी। हल्के से उछलते हुए जियोयान अंततः अपनी पहले की घबराई हुई स्थिति से शांत हो गया और भागने का मौका तलाशने लगा। तीखे पंजों ने जमीन को हल्के से खुरचकर कठोर जमीन पर कई छोटी छोटी दरारें बना दी। छोटा नीलम पंख वाला शेर एक बार फिर आगे बढ़ा, उसकी विशाल पूंछ जोर से जमीन पर टकराने लगी। एक विशाल चट्टान को टुकड़ों में तोड़ दिया गया और पूंछ की ताकत पर भरोसा करते हुए छोटा नीलम पंख वाला शेर दसियों मीटर आगे बढ़ा और जियाओयान की ओर उग्रता से झपटा। उस विशाल आकृति ने जमीन पर एक दमनकारी छाया छोड़ दी। अपना सिर उठाकर उस पहाड़ जैसे जानवर को देखते हुए जियोयान के घुटने थोड़े मुड़े, अपनी हथेलियों को ऊपर उठाते हुए और गलियारे की छत की ओर एक भयंकर चूषण बल बाहर निकला। उसका शरीर सीधा ऊपर की ओर उड़ गया और छिपकली की तरह वह चट्टान की दीवार से चिपक गया। छोटे से नीलम पंख वाले शेर को देखते हुए जो बस छूट गया था, जियोयान ने अपनी चूषण शक्ति को बनाए रखते हुए चट्टान की दीवार को कसकर पकड़ लिया। इसके परिणामस्वरूप उसका शरीर चट्टान की दीवार पर लटक गया, लेकिन इससे वह रुका नहीं और पागलों की तरह गुफा के निकास की ओर चढ़ता रहा। थोड़ी दूर चढ़ने के बाद छोटे नीलम पंख वाले शेर ने अपना सिर घुमाया और रेंगते हुए जियोयान को घूरने लगा। उसका विशाल मुंह खुल गया, जबकि उसका सिर पीछे की ओर खिसक गया और एक क्षण बाद बैंगनी लपटें जियोयान की ओर बढ़ीं। अरे! बैंगनी लपटों की गर्मी महसूस करते हुए जियोयान की हथेलियां ढीली हो गईं और उसका शरीर पलटकर जमीन की ओर गिर गया। उसके पैर की उंगलियां पत्थर की दीवार से उछलीं और धनुष से निकले तीर की तरह वह पागलों की तरह गुफा के निकास की ओर उड़ चला। अपने एमेथिस्ट सिंह जन्मसार के चोर को भागते हुए देखकर छोटे एमेथिस्ट पंख वाले सिंह ने क्रोधित दहाड़ लगाए। उसके पंख जोर से हिल रहे थे और गुफा के अंदर तक फैल रहे थे। इसके पंजे जमीन से उछल गए और इसका शरीर आगे की ओर तैरने लगा, क्योंकि यह आगे भाग रहे व्यक्ति का पीछा करने लगा। पहाड़ी गुफा के अंदर एक आदमी और एक जानवर, एक भाग रहा था, एक पीछा कर रहा था। ये जीवन और मृत्यु का गहन समय था। फिर से थोड़ी दूर आगे बढ़ते हुए जियोयान के पीछे से एक जोरदार गोली चली, जिससे उसे तुरंत अपना शरीर मोड़ना पड़ा। एक विशाल चट्टान उसके सिर के ऊपर से उड़ी और चट्टान की दीवार से जोर से टकराए। वह टूट गया, लेकिन चट्टान की दीवार पर कुछ दरारें भी आ गईं। चट्टान से आती ताकत को देखते हुए जियोयान ने ठंडी सांस ली, जबकि उसके कदम और अधिक तेज हो गए। लेकिन जियोयान की गति कितनी भी तेज क्यों न हो, वह अभी भी छोटे नीलम पंख वाले शेर की उड़ान के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था और कुछ मिनटों तक पीछा जारी रहने के बाद जियोयान को अंततः अपने पीछे हत्या की मंशा मजबूत होती महसूस होने लगी। जाहिर है, छोटे शेर ने धीरे धीरे दूरी कम कर दी थी। ऐसी खतरनाक स्थिति में मजबूर होकर जियोयान की हथेली पर जेड बोतलों की एक सतत धारा रिंग से बाहर निकाली जा रही थी और इस बात की परवाह किए बिना कि वे क्या हैं, उन्हें हताश होकर पीछे की ओर फेंक दिया गया। पिंग पिंग पिंग। जेड बोतलों के टूटने से मार्ग में रंगीन पाउडर का बादल दिखाई देने लगता है। हालांकि इससे छोटे एमेथिस्ट पंख वाले शेर को रोकने में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। फिर से एक और दूरी तक दौड़ने के बाद जियोयान को अजीब तरह से पता चला कि उसका शरीर गर्म होता जा रहा था। उसके क्यूई पथों से ऊष्मा की लहरें निकल रही थीं, जिनमें से प्रत्येक उसके रक्त, हड्डियों और मांस के साथ अंतहीन रूप से एकीकृत हो रही थी। क्या चल रहा है? जियोयान के शरीर के अंदर अचानक हुए बदलाव के कारण उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। हालांकि वर्तमान परिस्थिति ने उन्हें रुकने और चिंतन करने की अनुमति नहीं दी। उसके शरीर के अंदर की गर्मी से उत्पन्न शुद्ध ऊर्जा ने जियोयान की गति को बढ़ा दिया और साथ ही उसे अस्थायी रूप से शेर के मुंह से बचने में मदद की। ओह हाँ, क्या ये वही एमेथिस्ट एसेंस है जिसे मैंने अभी निगल लिया है? भागते समय जियोयान को अचानक आश्चर्य हुआ। इतनी समृद्ध ऊर्जा! विस्मय में आह भरते हुए जियोयान का चेहरा अचानक बदल गया। जैसे जैसे वह भागता गया, उसके शरीर के अंदर की गर्म लहरें और अधिक उभरने लगीं। पहले तो जियोयान ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपने शरीर पर भरोसा करने में सक्षम था, लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया, उसके शरीर के अंदर गर्मी की लहरें अभी भी बढ़ती रहीं। अंततः जियोयान की त्वचा पर हल्का बैंगनी रंग दिखाई देने लगा। अरे, ये तो बस कुछ ही और था, इसमें इतनी ऊर्जा की जरूरत है। इसे कहीं और रखने के लिए जगह नहीं है, जियोयान ने डांटा। उसका शरीर बहुत गर्म होने लगा था, जिससे जियोयान के दिल में थोड़ा डर पैदा हो गया। आह! जियोयान के शरीर पर कपड़े सचमुच सूखने लगे, जबकि उसके चेहरे पर लाल और बैंगनी रंग चमकने लगे। अपना मुंह खोलकर और बार बार गर्म हवा छोड़ते हुए जियोयान ऐसा लग रहा था जैसे वह नरक में था। हो!
जियोयान की पीठ पर पीछा करते हुए जैसे ही छोटे नीलम पंख वाले शेर ने जियोयान के शरीर से निकलती बैंगनी ऊर्जा को देखा, उसकी जानवरों जैसी आंखों में रोष और क्रोध काफी बढ़ गया। यह मूलतः उसका था, फिर भी इस मूर्ख मनुष्य ने इसे चुरा लिया। ये सोचते हुए छोटे नीलम पंख वाले शेर ने भयंकर दहाड़ लगाए। इसके पंजे जोर से जमीन पर पड़े, जिससे इसके पंखों पर मौजूद बैंगनी रंग का सार तेजी से बढ़ गया, जिससे जानवर की गति बढ़ गई। इसका विशाल सिर जियोयान की पीठ की ओर बढ़ा और इस स्थिति को देखते हुए अगर यह टकराता तो जियोयान के लिए अपने शरीर के विस्फोट के भाग्य से बचना मुश्किल होता। उसकी पीठ की ओर बढ़ती पागल शक्ति को जियोयान ने भांप लिया। लाल बैंगनी चेहरे वाला व्यक्ति अचानक घूम गया और दोनों हथेलियों पर बैंगनी क्यू, फीका पीला डुक्यू और हरा रंग का डुक्यू एक ही समय में उभर आया। जियोयान की भुजा पर 3 प्रकार की ऊर्जा एकत्रित हुई और सभी छोटे नीलम पंख वाले शेर पर प्रहार की गईं। टकराना। गुफा के रास्ते में एक बहुत बड़ी गर्जना हुई, जिससे कुछ चट्टानें हिल गईं। पुची। हाथ से निकली प्रचंड ऊर्जा के कारण जियोयान का शरीर तुरंत उड़ गया। ताज़ा खून भी थूका गया, जिससे उसके कपड़े भीग गए। यद्यपि जियोयान काफी दयनीय था, लेकिन उसकी कई ऊर्जाओं के विस्फोट के कारण वह क्रूर छोटा नीलम पंख वाला शेर हवा में ही उड़ गया और कई चक्करों तक घूमता रहा और फिर चट्टान की दीवार पर भारी रूप से गिरा। उसकी पीठ के पीछे दरारें फैलने लगीं। तत्काल पीछे हटते हुए शिलास्तंभ की सहायता से जियोयान अंततः रुक गया। हालांकि इससे पहले कि वह अपने होठों से खून पोंछ पाता, उसने उस छोटे से जंगली नीलम पंख वाले शेर को एक बार फिर आगे झपटते देखा और वह भागने के लिए पीछे मुड़ा। अपने पीछे लगातार हो रही दहाड़ को नजरअंदाज करते हुए जियोयान के शरीर के अंदर की बैंगनी गर्मी की लहरें पहले की रिहाई के बाद थोड़ी कम होने लगीं। इस अजीब चीज से विशाल ऊर्जा उधार लेकर जियोयान हताश होकर गुफा के मुख की ओर भागा, जिसे वह अंततः देख सका। उसकी पीठ के पीछे एक गर्म लहर आ गई, जिससे जियोयान की पीठ पर पड़े कपड़े जलकर राख हो गए। लगातार निकलती आग की लपटों ने जियोयान की पीठ पर भी घाव कर दिया। अपने दांतों को काटते हुए और दर्द को सहन करते हुए जियोयान लाल आंखों के साथ हताश होकर भागा। इस समय एक क्षण भी रुकना मतलब मौत था। प्रवेश द्वार से आने वाली सफेद रोशनी तेज और तेज होने लगी। जियोयान बाहर से जानवरों की दहाड़ भी सुन पा रहा था। उसके पैर एक बार फिर नीचे उतरे, उसका शरीर बाहर उड़ गया। चट्टान की दीवार पर आखिरी जोरदार कदम पड़ने से उसका शरीर गुफा से बाहर उड़ गया। गुफा से बाहर निकलते समय तेज धूप के कारण जियोयान की आंखों में जलन होने लगी। जैसे ही उसने अपने शरीर को हवा में घुमाया, उसका चेहरा अचानक एहसास से भर गया। जब वह जमीन पर पहुंचने वाला था तो गुफा की बाहरी परिधि की रखवाली कर रहे 2 रैंक 3 जादुई जानवर अपने विशाल मुंह उसकी ओर बढ़ा रहे थे। बेहद करीब से बदबूदार विशाल मुंह को घूरते हुए जियोयान निराश हो गया। उसका पूरा शरीर कमजोर हो जाने के कारण वह अब और कोई ताकत नहीं जुटा पा रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और मौत का इंतजार करने लगा, 2 बेहद ठंडी तलवारें आसमान से तेजी से नीचे गिरीं और दोनों भयंकर जादुई जानवरों को काट डाला। जैसे ही जियोयान की आंखें एक बार फिर खुली, उसका शरीर एक नर्म और सुगंधित जगह के बीच गिर गया। अपनी आंखें खोलते हुए जियोयान ने केवल एक चिंतित सुंदर चेहरा देखा। जियोयान के बुरी तरह जले हुए शरीर को देखकर, जिसे वह अपनी छाती से लगाए हुए थी, युनजी का सुंदर चेहरा बदल गया। उसी समय युवा नीलम पंख वाला शेर गुस्से से दहाड़ता हुआ गुफा के भीतरी क्षेत्र से तेजी से बाहर आया। हालांकि जब उसकी नजर युनजी पर पड़ी, जो हवा में तैर रही थी, तो उसने जल्दी से अपना पंजा जमीन पर पटक दिया और थोड़ी दूर तक फिसल गई। जादुई जानवर की खतरे की उत्कृष्ट समझ ने उसे बताया कि उसके सामने खड़ी महिला कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है जिसे वह अपमानित कर सके। जैसे ही युवा नीलम पंख वाला शेर पीछे हटने की तैयारी कर रहा था, बर्फीले चेहरे वाली युनजी ने अपने हाथ में तलवार घुमाई। तलवार की नोक से एक विशाल हरे रंग का वायु ब्लेड फूटा और बिजली की गति से उसके शरीर को काटने लगा। तुरंत ही चारों दिशाओं में चिंगारियां फैलने लगीं। वो भारी प्रहार सहते हुए युवा नीलम पंख वाले शेर ने अपने विशाल मुंह से तीखी चीख निकाली। युन जेड के हमले ने उसकी पीठ की रक्षा करने वाली एमेथिस्ट की परत पर एक भयावह दरार डाल दी थी। अरे, तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस समय युनजी ने हमला किया, उसी समय आकाश से एक तीव्र बैंगनी ज्वाला निकली। एमेथिस्ट पंख वाले शेर की विस्फोटक और उग्र दहाड़ पूरे आकाश में गूंज उठी। युनजी ने ठंडी सांस ली और अपने शरीर के सामने अपना हाथ घुमाया। अचानक उसके शरीर की सतह पर एक भयंकर हरे रंग का बवंडर प्रकट हुआ। वह तेजी से घूमा और उस प्रचंड बैंगनी ज्वाला को एक ओर फेंक दिया जो उस पर आक्रमण कर रही थी। युनजी के पीछे के हरे पंख फड़फड़ाने लगे जब वह बेहोश शियाओ यान को एक हाथ से उठाते हुए तेजी से पीछे हटी। जैसे ही वह पीछे हटी, उसके हाथ में पकड़ी अजीब तलवार एक असामान्य कोण पर नाचने लगी। एक क्षण में
तलवार अचानक कांप उठी और नम लाल छोटे होठों से एक ठंडी चीख निकली, हवा की चोटी, हत्यारा उल्कापिंड। युनजी की कोमल पुकार सुनकर नीलम पंख वाले शेर ने तुरंत गंभीर दहाड़ लगाए। उसका शरीर अचानक नीचे की ओर उछला और पलक झपकते ही युवा एमेथिस्ट पंख वाले शेर के सामने आ गया। उसका विशाल सिर हिला, जिससे एक बार फिर पूरे क्षितिज पर बैंगनी रोशनी फैल गई। जब नीलम पंख वाले शेर ने युनजेड के हमले का सामना करने के लिए अपने सबसे बड़े हमले का उपयोग करने की तैयारी की, जिसने पहले सफलतापूर्वक उसके सींग को तोड़ दिया था, युनजी ने बस अपने पंख फड़फड़ाए और जल्दी से अपने हाथ में लंबी तलवार को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। फिर वह पलटी और कुछ चमकती हुई छलांगें लगाईं और जियाओ यान के साथ क्षितिज में गायब हो गई। धूर्त मनुष्य, मैं नीलम पंख वाला शेर तुमसे अपना बदला लेना कभी नहीं छोड़ूंगा। युनजी को अचानक भागते हुए देखकर एमेथिस्ट विंगलान को अंततः एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसके शरीर पर चमकती बैंगनी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई, जबकि उसकी क्रोधित दहाड़ पर्वत श्रृंखला में काफी देर तक गूंजती रही। हवा में गूंजती हुई हल्की गर्जना को अनदेखा करते हुए युनजी ने जियोयान को पकड़ लिया और एक धूमकेतु की तरह मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के निकास की ओर उड़ना जारी रखा। कुछ समय बाद वे मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्रों से बाहर निकल गए। तभी उसे धीरे धीरे नीचे उतरने के लिए एक गुप्त स्थान मिला। घने जंगल में एक छिपे हुए क्षेत्र में उतरने के बाद युजी ने जल्दी से जियोयान को अपनी छाती से निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। उसका हाथ उसके शरीर को छू गया और वह अनायास ही चौंक कर बोल पड़ी, ऐसी जबरदस्त ऊर्जा। इस आदमी ने आखिर क्या किया? ठंडी जमीन पर लेटे लेटे जियोयान का पूरा शरीर काला पड़ गया था। वह अनजाने में अपने कपड़े खींचता रहा। जब उसने अपना मुंह खोला तो उससे भाप भी निकली। जियोयान को देखकर, जिसने दर्द से अपना शरीर सिकोड़ लिया था, युनजेड के दिल में चिंता उभर आई। उसने एक पल के लिए सोचा, अपने दांतों को भींच लिया और अचानक जियोयान की पीठ के पीछे प्रकट हुई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से जियाओयान की स्टोव जैसी पीठ पर दबाया। युनजेड के नम, छोटे लाल होठों ने धीरे से सांस छोड़ी और उसने धीरे धीरे अपनी सुंदर आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर समुद्र की तरह उमड़ता डूक्यू अचानक उसके हाथ से बह निकला और जल्दी से जियोयान के शरीर में भर गया। युनजी की डूक्यूई स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना जियाओयान की डूजे डूक्यूई से की जा सके। उसके नियंत्रण में पवन प्रकार डूक्यूई ने जियोयान के शरीर में प्रवेश करके तेजी से उसके सभी क्यूई पथों पर कब्जा कर लिया। जियाओयान से संबंधित हल्के पीले रंग की डूक्यूई को उसके निचले पेट के भंवर में वापस भेज दिया गया। जियाओयान से उत्पन्न डूक्यूई को ठीक से व्यवस्थित करने के बाद युनजी ने अपना ध्यान बैंगनी रंग की ऊर्जा की ओर लगाया जो जियाओयान के आंतरिक शरीर के चारों ओर से रिस रही थी। इस तरह की अज्ञात लेकिन भारी ऊर्जा का सामना करते हुए शक्तिशाली पवन प्रकार डूक्यू अब उतना अच्छा नहीं था। क्यूई पथों के भीतर बैंगनी रंग की ऊर्जा के असंख्य धागों को वायु प्रकार की ऊर्जा द्वारा निर्वासित किया जाता रहा। यद्यपि बैंगनी रंग की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन वह कभी न खत्म होने वाली वायु प्रकार की डूक्यूई की सेना के सामने असहाय थी। उस समय वह एक आवारा कुत्ते की तरह हो गया था जो लगातार भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह भागा, कुछ बैंगनी रंग की ऊर्जा थी जो लगातार जियोयान के खून, मांस और हड्डियों के साथ मिल रही थी। हर बार जब बैंगनी रंग की ऊर्जा उसके रक्त और मांस के साथ मिलती, तो उस स्थान पर एक हल्का बैंगनी धब्बा दिखाई देता। जल्द ही जियोयान इन बैंगनी निशानों से भर गया। कोई स्थान न होने के कारण शेष बैंगनी रंग की ऊर्जा एक साथ मिलकर मुट्ठी भर बैंगनी रंग की ऊर्जा बना सकी, जो अपने चारों ओर वायु प्रकार की डूक्यूई को देखकर कांप उठी। बहुत ही भयानक छोटी सी बात है, ये खत्म हो गई। शरीर के बाहर युनजी ने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए अचानक कहा। युनजेड के शब्दों के बाद बैंगनी रंग की ऊर्जा को घेरने वाली वायु प्रकार की डूक्यूई ने अचानक उस पर हमला कर दिया। खतरे को महसूस करते हुए बैंगनी रंग की ऊर्जा का यह समूह अचानक हिंसक रूप से कंपन करने लगा। इसकी सतह पर बैंगनी रंग की ज्वाला उठने लगी, जिसने उस पर आक्रमण कर रही वायु प्रकार की कुछ ऊर्जा को जला दिया। ये सचमुच थोड़ा अजीब है। बैंगनी रंग की ऊर्जा के परिवर्तन से युनजी को अत्यधिक आघात नहीं लगा। एक हल्की आह के बाद हवा के प्रकार की डूक्यूई जो जियोयान के शरीर में डाली गई थी, अचानक हरे रंग के तूफान में बदल गई। तूफान तेज गति से घूमा और एक क्षण बाद ही बैंगनी रंग की लपटों के समूह को अपनी ओर खींच लिया। तुरंत ही हरे रंग का तूफान बवंडर में बदल गया, जो हरे और बैंगनी रंग के बीच बदलता रहा। तूफान तेज गति से घूमता रहा, जबकि युनजी ने इसकी ताकत को नियंत्रित किया और बैंगनी रंग की ऊर्जा में मौजूद उग्रता को हटाना जारी रखा। हटाए जाने के बाद जंगलीपन का बीज तूफान द्वारा बाहर फेंक दिया जाएगा और बाहर हवा प्रकार डूक्यूई की सेना द्वारा झुंड में आकर उसे लगभग तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। जैसे जैसे तूफान तेजी से घूमता गया, हरे और बैंगनी रंग के मिश्रण के भीतर का बैंगनी रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और अंततः कोई खतरा नहीं रहा। अचानक तूफान ने घूमना बंद कर दिया और धीरे धीरे गायब हो गया।
तूफान के गायब होने के बाद जियोयान के शरीर में एक पीली बैंगनी लौ दिखाई दी। इस बार बैंगनी रंग की लौ पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से शांत थी। इसकी जंगली हमलावर विशेषता भी थोड़ी कम हो गई थी। अब जो कुछ था वह संभवतः एक शुद्ध ऊर्जा थी जिसे लोग अवशोषित और परिष्कृत कर सकते थे। युनजी ने हल्की सी आह भरी जब उसकी नज़र पीली बैंगनी लौ पर पड़ी। उसकी उंगली जियाओयान की पीठ पर फड़फड़ा रही थी, जिससे जियाओयान के शरीर में एक आकारहीन क्रूर हवा बह रही थी। तुरंत पीली बैंगनी लौ जियाओयान के निचले पेट में धीमी गति से घूमते भंवर की ओर उड़ा दी गई। युनजी की निगाह के नीचे पीली बैंगनी लौ जल्दी से कुछ क्यू पथों से गुजरी और फिर भंवर के अंदर चली गई। पीली बैंगनी लौ के भंवर में प्रवेश करने के लगभग तुरंत बाद इसने एक विशाल हलचल को जन्म दिया। न केवल भंवर की घूमने की गति अचानक बहुत तेज हो गई, बल्कि यह अपने मूल आकार, जो लगभग 2 हथेलियों के बराबर था, से भी तेजी से विस्तारित हो गया। हल्के पीले रंग के भंवर के भीतर पीली बैंगनी लपटों का एक समूह पूर्व की तरह घूमता रहा। जब ये घूमता था तो इसमें से बैंगनी रंग की लपटों के असंख्य धागे फूटते थे और ऊर्जा के सबसे बुनियादी रूप में परिवर्तित हो जाते थे, जिसे भंवर में समाहित कर लिया जाता था। भंवर तब तक फैलता रहा जब तक कि वह बास्केटबॉल के आकार तक नहीं पहुंच गया, और यह आकार युनजी द्वारा बाहर से दमन का परिणाम था। यदि उसने इसे दबाया न होता तो भंवर संभवतः बढ़ता ही रहता। ये सच हो सकता है कि भंवर का आकार व्यक्ति की ताकत के विकास को दर्शाता है, लेकिन अनुभवी युनजी को पता था कि अगर जियोयान को बिना किसी प्रयास के कई स्तरों पर कूदने की अनुमति दी गई तो ये दीर्घकालिक रूप से हानिकारक होगा। ये देखकर कि भंवर का विस्तार रुक गया है, युनजी, जिसने अपना कार्य पूरा कर लिया था, उसने जियाओयान में डाली गई डूक्यूई को वापस लेना शुरू कर दिया। अग्नि प्रकार की डूक्यूई के असंख्य धागे, जो पहले की तुलना में अधिक मजबूत थे, उसकी डूक्यूई के वापस चले जाने के बाद जियोयान के भंवर से बहने लगे। अंततः वे फिर से जियाओयान के सभी क्यू पथों से व्यवस्थित रूप से प्रवाहित होने लगे। उसके शरीर में परेशानी पैदा करने वाली ऊर्जा के हटने के साथ ही जियोयान के शरीर का बाहरी स्वरूप भी अपने सामान्य रंग में लौटने लगा। उसका मूलतः पीड़ा से भरा चेहरा भी धीरे धीरे शांत हो गया था, जबकि उसका सिकुड़ा हुआ शरीर भी शिथिल होकर फैल गया था। अपने हाथों से जियोयान के शरीर को खींचते हुए युनजी ने उसे धीरे से घास से ढकी जमीन पर रख दिया। उसने अपना पसीना पोंछा और उसके पास बैठकर कुछ सांसें लीं। फिर उसने अपना सिर झुकाया और उस युवक के सोते हुए चेहरे को देखने लगी। काफी देर बाद उसने फिर से आह भरी और अपना सिर हिलाया। अपना हाथ बढ़ाकर उसने जियोयान की भंडारण अंगूठी को हटा दिया और बैंगनी आत्मा क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया। गर्म बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल को धीरे से पकड़ते हुए युजी ने फुसफुसाया, धन्यवाद। युनजी अपने लाल होठों को दांतों से काटते हुए खड़ी हो गई। अपनी साधारण पोशाक को धीरे धीरे उतारने से पहले उसने अपने आसपास के वातावरण पर नजर डाली। ऐसा करते ही उसके चेहरे पर चमकीला लाल रंग उभर आया। उसकी उंगली से खींचने पर घने जंगल में एक आकर्षक शरीर प्रकट हुआ, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी सुंदर जेड पत्थर से बनाया गया हो। अपने कपड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से उतारने के बाद युनजी ने धीरे से नीले रंग की धातु की आंतरिक बनियान को हटा दिया, जिस पर एक अजीब रोशनी बह रही थी। ऐसा करते ही उसने शर्मीले भाव से जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। दोनों हाथों से धातु की आंतरिक बनियान को उठाते हुए युजी ने सावधानी से इसे मोड़ा और सो रहे जियाओयान के बगल में रख दिया। धीमी आवाज में उसने बुदबुदाया, इस समुद्र की कोर बनियान को 3 पूंछ वाली नीली व्हेल, जो 6ठी श्रेणी का समुद्री जादुई जानवर है, के पेट में बनी अजीब धातु से बनाया गया है। इसकी रक्षात्मक शक्ति इसके मालिक की शक्ति से निर्धारित होती है। यद्यपि आपकी ताकत केवल एक डूजे जितनी है, फिर भी एक दूषे का हमला भी आपको आसानी से चोट नहीं पहुंचा सकता। तुमने कई बार मेरी मदद की है, इसलिए इसे अपना इनाम समझो। बनियान को ठीक से पहनने के बाद युनजी ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने अपनी भंडारण अंगूठी से 2 स्क्रॉल निकाले, उन्हें बनियान पर रखा और धीरे से कहा, यह एक स्क्रॉल है जिसमें एक उच्च जुबान अग्नि विशेषता क्यूई विधि और एक मध्य जुबान स्तर दू तकनीक शामिल है। मुझे आशा है कि ये भविष्य में आपकी मदद करेंगे। एक बार जब उसने चीजें सुरक्षित रूप से रख दी तो युनजी जियाओयान के पास खड़ी हो गई। उसकी सुंदर आंखों में एक अनजाना सा एहसास हुआ। वह उस नाजुक और सुंदर युवक के चेहरे को घूरती रही और अचानक उसके सुंदर चेहरे पर एक असहाय कड़वी मुस्कान उभर आई। इतने सालों तक अकेले प्रशिक्षण लेने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये युवक, ओह, अगर हमारी किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे, छोटे लड़के। धीरे से आह भरते हुए युजी ने अपना शरीर नीचे किया और हल्के से अपने होठों को जियोयान के माथे पर चूमा। उसके पीछे हरे पंख फड़फड़ाने लगे और वह शान से आकाश में उड़ गई। घास की सतह पर हल्की सुगंध रह गई थी, लेकिन सुंदरता पहले ही जा चुकी थी। जब जियोयान अपनी अचेतन अवस्था से बाहर आया तो सूर्यास्त हो चुका था। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर और हल्के से अपनी उंगलियां हिलाकर अपेक्षित दर्द महसूस नहीं हुआ।
वास्तव में उसके शरीर में एक ऊर्जावान अनुभूति थी। इस आरामदायक समृद्ध भावना ने जियोयान को गहरी सांस लेने के लिए प्रेरित किया। अपना सिर थोड़ा सा हिलाते ही उसकी आंखों के सामने नीले रंग की धातु की आंतरिक बनियान और 2 स्क्रॉल का एक सुव्यवस्थित ढेर दिखाई दिया। इन वस्तुओं को देखकर जियोयान पहले तो उलझन में पड़ गया। कुछ ही देर बाद वह समझकर उठ बैठा। उसकी आंखें चारों ओर घूमी, लेकिन वह उस सुंदर और मनोहर आकृति को खोजने में असमर्थ रहा। युवक के चेहरे पर अकेलेपन और अवसाद का भाव दिखने लगा, पहले ही चले गए। फूट फूट कर हंसते हुए जियोयान कमजोरी से उसके बगल की शाखा पर लेट गया। काफी देर तक अपनी आंखें सिकोड़ने के बाद उसने आलस से उस धातु की आंतरिक बनियान को लेने के लिए हाथ बढ़ाया जो करीने से सजाई गई थी। अपनी हथेली से उसे पकड़ने पर उसे पता चला कि अंदरूनी बनियान में कुछ गर्माहट थी और वह ठंडी नहीं थी। जियोयान के हाथों ने हल्के से आंतरिक बनियान को मसला और पाया कि यह रेशम की तरह नरम था, बेहद अजीब। उस नीले रंग के अंदरूनी बनियान को कसकर पकड़ते हुए जियोयान ने उसे अपने नथुनों के नीचे रखा और सूंघते हुए एक हल्की शारीरिक सुगंध को सूंघा। उसने वास्तव में इस तरह की एक करीबी फिटिंग वाली वस्तु को पीछे छोड़ दिया है। उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ जियोयान ने बड़बड़ाया। धातु के अंदरूनी वस्त्र को अलग करते ही एमेथिस्ट पंख वाले शेर द्वारा छोड़े गए पंजे के निशान उसकी दृष्टि में प्रकट हो गए। धातु के अंदरूनी बनियान को अपने आलिंगन में खींचते हुए जियोयान ने अपना सिर उठाया और विरल वृक्ष की चोटी को देखा। उसके मुंह पर मुस्कुराहट थोड़ी कड़वी थी। वह वापस चली गई और अपनी सम्मानित डुहुआंग बनी रही। मुझे भी अपनी डूशी के लिए संघर्ष करना जारी रखना होगा। जोर से अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने उदास होकर दोनों स्क्रॉल को रिंग में रख दिया। अपना सिर नीचे करके अपनी अंगूठी की पिछली उंगली को देखते हुए उसने पूछा, गुरुजी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अंगूठी हल्के से कांप उठी। याओ लाओ बाहर तैर आया। जियोयान के चारों ओर चक्कर लगाया और अचानक बोला, जाओ अपनी वर्तमान ताकत देखो। ये सुनकर जियोयान उलझन में पड़ गया और उसकी सलाह का पालन करते हुए उसने दोनों आंखें बंद कर लीं और जल्दी से अपने शरीर की स्थिति पर विचार किया। एक क्षण बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। घबराहट में बोला, 9 सितारा 2 है। मैं 2 स्टार कैसे ऊपर पहुंच गया? क्या यह एमेथिस्ट एसेंस के कारण है? केवल 2 सितारे? कम से कम वह महिला मूर्ख तो नहीं थी। अगर वह आपको डूशे तक पहुंचने में मदद करती तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। याओ लाओ ने भावशून्यता से कहा। इसका क्या मतलब है? जियोयान ने असमंजस में पूछा। एमेथिस्ट एसेंस के भीतर की ऊर्जा वास्तव में समृद्ध है। हालांकि वह ताकत बहुत अत्याचारी थी। यद्यपि उस महिला ने पहले ही एक बार इसे परिष्कृत कर दिया था, लेकिन यदि आप बैंगनी लॉ को अपनी वर्तमान शक्ति बढ़ाने देते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्यूई भंवर का विस्तार होगा और विस्फोट हो जाएगा। एमेथिस्ट पंख वाले शेर को खाने के बाद एक पूरी रैंक बढ़ाने में सक्षम होना उनके भौतिक शरीर के बहुत मजबूत होने के कारण है, इसलिए उनके पास बैंगनी लपटों द्वारा भस्म हो जाने से डरने का कोई कारण नहीं है। लेकिन आप, अगर आप डूश स्तर पर पदोन्नति के लिए बैंगनी लपटों पर भरोसा करते तो मुझे डर है कि आप बैंगनी लपटों द्वारा तुरंत राख के ढेर में भस्म हो जाते। याओ लाओ ने हंसते हुए कहा। ठंडे पसीने को पोंछते हुए जियोयान को आखिरकार समझ में आ गया कि अच्छी चीजों को भी बेतरतीब ढंग से नहीं खाया जा सकता। चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि मानव शरीर उसे झेलने में असमर्थ हो तो वह केवल जहर बन जाएगा। हालांकि वर्तमान में उसके दबाव की मदद से आपने केवल 2 सितारे बढ़ाए हैं। ये गति अभी भी मुझे थोड़ा चिंतित करती है। अरे, ये औरत सचमुच चीजें बिगाड़ सकती है। इस तरह की छलांग लगाने वाली ट्रेनिंग में बहुत सारी कमियां हैं। अपना सिर हिलाते हुए याओ लाओ ने सोचा और फिर बोला, इस महीने के भीतर आपको जादुई जानवर पर्वत के अंदर डेरा डालना होगा और हर दिन आपको 5 या उससे अधिक रैंक एक जादुई जानवरों का शिकार करना होगा। केवल युद्ध के माध्यम से ही आपके शरीर के भीतर डूक्यूई पहले की तरह स्थिर और दृढ़ हो सकता है। यदि नहीं, तो जब भविष्य में हमारा सामना किसी स्वर्गीय ज्वाला से होगा तो आपके पास उसे भस्म करने की कोई योग्यता नहीं होगी। अगर 5 ही होना है तो 5 ही रहने दो। बेफिक्री से अपना सिर हिलाते हुए जियोयान भारी रूलर लेकर खड़ा हो गया, जबकि याओ लाओ रिंग में लौट आया। एक बार फिर आसपास का क्षेत्र साफ करते हुए अंततः वह इस घने जंगल से बाहर निकल गया। जंगल से बाहर निकलते समय क्षितिज पर लाल रंग का जलता हुआ डूबता हुआ सूरज आधा डूब चुका था। बहुत देर तक स्थिर खड़े होकर डूबते सूरज को निहारते हुए जियोयान ने अकेलेपन में आह भरी, पलटा और जंगल की आड़ में गायब हो गया। जब जियोयान वहां से चला गया तो उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके पीछे एक अदृश्य छिपे हुए पहाड़ की चोटी पर एक साधारण सफेद पोशाक में एक लड़की खूबसूरती से खड़ी थी और जियोयान को घने जंगल से सुरक्षित निकलते देखकर राहत की हल्की सांस ले रही थी। एक बार फिर उस युवा आकृति को गायब होते देख वह धीमी सी आह भर उठी।
अंततः बिना किसी अनिच्छा और अविचल लगाव के उसकी पीठ पर लगे हरे पंख हल्के से फड़फड़ाए और उसकी आकृति एक हरे रंग की छाया में परिवर्तित हो गई जो तेजी से मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला से बाहर उड़ गई। अंधेरे जंगल में एक रैंक एक पिशाच चूहा सावधानी से रेंग रहा था। उसकी छोटी रक्त लाल आंखें लगातार सतर्कता के साथ जंगल को देख रही थीं। एक कठोर ठंडी रोशनी उसके तीखे दांतों और पंजों पर चमक रही थी। वह तेजी से कुछ दूर तक रेंगता रहा और जैसे ही रक्त चूहा लालच से पेड़ के रस को चर रहा था, अचानक सफेद पेड़ से एक सफेद धब्बा उभर आया। बर्फ की ऊर्जा का एक रेशा बाहर की ओर निकला, जिससे रक्त चूहे के पैर कुछ देर के लिए जम गए, जिसे अभी अभी अपनी स्थिति का एहसास हुआ था और वह भागने वाला था। एक जोड़ी तीखे नुकीले दांतों ने खूनी चूहे को एक झटके में निगल लिया। एक बार फिर सफलतापूर्वक घात लगाकर हमला करने के बाद सफेद फर वाले यूनिकॉर्न वुल्फ ने संतुष्टि से अपने सफेद फर को संवारा। इस सफेद भेड़िए को फ्रॉस्ट यूनिकॉर्न वुल्फ नाम दिया गया था और इसकी ताकत रैंक एक मैजिक बीस्ट्स के शिखर पर थी, इसलिए एक रक्त चूहे को हराना अपेक्षाकृत आसान था। रक्त चूहे को पूरी तरह से निगलने के बाद फ्रॉस्ट यूनिकॉर्न वुल्फ ने एक बार फिर एक नए लक्ष्य की तलाश की। टकराना। एक धीमी सी आवाज के बाद फ्रॉस्ट वुल्फ के चारों ओर की पत्तियां अचानक आसमान की ओर उछलीं और भेड़िए पर बरसने लगीं। इस अचानक परिवर्तन के कारण फ्रॉस्ट यूनिकॉर्न वुल्फ घबराकर पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही उसका शरीर पीछे की ओर बढ़ा, पत्तियों और शाखाओं के भीतर से एक मानव आकृति बाहर की ओर उभरी। एक भयंकर और जबरदस्त बल वाला घूंसा भेड़िए के मस्तिष्क पर बुरी तरह से लगा। इस क्रूर बल के कारण फ्रॉस्ट यूनिकॉर्न वुल्फ का फर खड़ा हो गया। उसके भयावह नुकीले मुंह से एक चीख निकली और उसके बाद एक सफेद बर्फीली ऊर्जा पागलों की तरह बाहर निकली। उस श्वेत ऊर्जा ने कुछ क्षण के लिए मानव आकृति को घेर लिया। हालांकि इस बार बर्फ ऊर्जा ने अपना वांछित प्रभाव हासिल नहीं किया। उस मानव आकृति के शरीर पर बैंगनी डूक्यूई की धारियों के साथ एक फीका पीला रंग दिखाई दिया और इस तीव्र गर्म अग्नि प्रकृति वाले डूक्यूई के तहत बर्फ की ऊर्जा मानव आकृति को जमाने में असमर्थ थी और सफेद भाप का एक बादल बन गई, जो तेजी से बिखर गई। ये देखकर कि बर्फ की ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं हुआ, फ्रॉस्ट यूनिकॉर्न वुल्फ जल्दी से मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। मानव आकृति बर्फ ऊर्जा से बाहर निकली और हताश होकर भागते हुए फ्रॉस्ट यूनिकॉर्न वुल्फ को देखने लगी। अचानक उसके पैर अजीब तरह से मुड़ गए और फिर से जमीन पर आ गए, जबकि वह धीरे से अपने मुंह से चिल्लाया, विस्फोटकारी कदम। उस चिल्लाहट के साथ ही उस मानव आकृति के पैरों से एक हल्की पीली चमक उभरी और हल्के चमकते पीले पैरों के साथ उसने भारी कदमों से जमीन पर पैर रखा। उसी समय जहां पैर जमीन के संपर्क में थे, वहां से विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी। उसी समय वह आकृति एक पागल गति से बाहर की ओर बढ़ी, जैसे कि एक तीर कमान से छूट गया हो, थोड़ा अविश्वसनीय। उस कदम के बाद आकृति ने कुछ और कदम उठाए और हर बार जब उसका पैर जमीन पर पड़ता तो विस्फोट जैसी आवाज होती। 8 आवाजें सुनाई दी, 8 कदम। केवल उन 8 कदमों के साथ यह आकृति वास्तव में फ्रॉस्ट यूनिकॉर्न वुल्फ से आगे निकल गई, जो अपनी गति के लिए जाना जाता था। फ्रॉस्ट यूनिकॉर्न वुल्फ के ऊपर छलांग लगाते हुए उस आकृति ने अपना शरीर घुमाया और भेड़िए के सिर पर बेरहमी से मुक्का मारा। उसी क्षण फ्रॉस्ट यूनिकॉर्न वुल्फ की गति रुक गई और एक धीमी आवाज के साथ कठोर भेड़िए का सिर फट गया और सभी दिशाओं में फैल गया। फ्रॉस्ट यूनिकॉर्न वुल्फ को बेअसर करने के लिए केवल एक मुक्का का उपयोग करते हुए उस आकृति ने अपना सिर उठाया, जिससे एक युवा का स्पष्ट और सुंदर रूप सामने आया। यह जियाओ यान था, जो पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण ले रहा था। 1 महीने पहले की तुलना में आज के जियाओ यान में अतिरिक्त कठोरता थी और उसके शरीर में खून जैसा एहसास था। जाहिर है, हर दिन 5 या उससे अधिक जादुई जानवरों का शिकार करने से जियो यान नया बन गया। रक्तपात से गुजरने के बाद किसी भी व्यक्ति में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। 1 महीने के शिकार और प्रशिक्षण के बाद जियाओ यान के शरीर के अंदर मौजूद डूक्यूई, जिसने याओ लाओ को थोड़ा चिंतित कर दिया था, अंततः स्थिर और शांत हो गया। एमेथिस्ट सार से आए ऊर्जा के धागों को जियो यान ने अपने निचले पेट के क्यूई भंवर में कई बार परिष्कृत किया और लगभग आधे से सिकुड़ने के बाद ही अंततः शोधन बंद हुआ। यद्यपि क्यूई भंवर सिकुड़ता हुआ लग रहा था, जियो यान को स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि वर्तमान उसकी स्थिति 1 महीने पहले की स्थिति से कहीं अधिक है। इस महीने के दौरान जियो यान ने मध्य जुबान रैंक 2 तकनीक का प्रशिक्षण लिया, जिसे यूजी ने एक स्क्रॉल में छोड़ दिया था, और यह कौशल विस्फोटक कदम था जिसका जियो यान ने उपयोग किया था। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक प्रकार की 2 तकनीक थी जो वेग बढ़ाने के लिए विस्फोटक ऊर्जा से प्राप्त गति पर निर्भर करती थी और इस चीज में जियो यान की काफी रुचि थी और इसलिए उसने इसे सीखा। हालांकि जियो यान की वर्तमान ताकत के साथ वह विस्फोटक चरणों के अधिकतम 10 चरणों का उपयोग करने में सक्षम था, इससे अधिक असंभव होगा। लेकिन फिर भी इस महीने में जियो यान के शिकार मिशन में एक्सप्लोडिंग स्टेप्स का बहुत बड़ा योगदान था। युनजी ने 2 स्क्रॉल छोड़े, एक क्यूई विधि थी और दूसरी डू तकनीक थी, लेकिन जियो यान ने केवल डू तकनीक, विस्फोटक कदम सीखे थे।
अन्य क्यू विधि जियाओयान के लिए बेकार थी, जिसने ज्वाला मंत्र सीखा था और इसलिए जियाओयान इसे केवल रिंग के भीतर ही ठंडा छोड़ सकता था। कुल मिलाकर प्रशिक्षण के इस महीने ने जियोयान की कुल क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया और बिना किसी प्रतिबंध या रोक के 2 स्टार डूशी को हराना असंभव नहीं था। महीने के अंत के बाद जियोयान कुछ दिनों के लिए मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के अंदर रहा और सही परिस्थितियों में रैंक 2 मैजिक बीस्ट को मार डाला और इसका उपयोग अपने प्रशिक्षण के परिणामों को मापने के लिए किया। अपनी वर्तमान क्षमता का आकलन करने के बाद जियोयान का मन एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सख्त चेहरे की ओर भटक गया। ये वह व्यक्ति था जिसने कुछ महीने पहले उसे मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला की गहराई में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया था। और अब शायद बदला लेने का सबसे अच्छा समय था। घने जंगल में धीरे धीरे चलते हुए जियोयान की नज़र धीरे धीरे पतले होते जंगल पर पड़ी और उसने राहत की सांस ली। वह इस समय मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के बाहरी छोर पर था। यदि वह कुछ दूर तक चलता रहा तो उसे कुछ भाड़े की कंपनियों का सामना करना पड़ सकता था, जो जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए पर्वत श्रृंखला में घुस आई थीं। अपना सिर उठाकर जियोयान ने हल्के काले आकाश को देखा और अनायास ही भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लग रहा है कि उसे एक बार फिर पर्वत श्रृंखला में रात बितानी पड़ेगी। अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने अपनी पीठ पर भारी जुबान शासक को थपथपाया। ये पूरी तरह से एक काले कपड़े से लपेटा गया था। उसका अजीब दिखने वाला भारी काला रूलर एक अनोखा चिन्ह बन गया था, जिसके कारण जियोयान के पास कुछ अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसे छिपाने के तरीकों के बारे में सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब जियोयान एक अन्य छोटे जंगल से गुजरा तो आकाश अंततः पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। वह असहाय भाव से अपना सिर हिलाते हुए आराम करने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसकी चलती हुई निगाह अचानक रुक गई, क्योंकि उसने देखा कि थोड़ी दूर पर जंगल में एक अलाव धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, बिल्कुल अंधेरे में रास्ता दिखाने वाले एक दीपक की तरह। अरे, वहां वास्तव में कोई है। जियोयान अलाव की ओर शून्य भाव से देखता रहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने पैर उठाए और उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां अलाव था। जैसे ही वह नजदीक गया, जियोयान को स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि 5 लोग अलाव के पास बैठे थे। वहां 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक के पास अपना अपना हथियार था। उनकी छाती पर एक जैसा बैज था। ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक ही कंपनी के भाड़े के सैनिक थे। जब जियोयान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो आग के पास खड़ा एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी अचानक पीछे मुड़ा। उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां जियाओयान था और उसने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, ये कौन है? उसकी चीख सुनकर उसके बगल में खड़े 3 लोगों ने झटके से अपने हथियार कमर से निकाल लिए, जबकि उनमें से एक लड़की, जो उससे काफी छोटी थी, ने 2 बार हथियार निकाले, तब जाकर वह अपनी तलवार निकाल पाए। अपमान से उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। कृपया घबराएं नहीं। मैं तो बस एक राहगीर हूं जिसने अलाव देखा और वहां चला आया। एक अंधेरे और ठंडे पेड़ के पीछे से एक युवक मुस्कुराता हुआ प्रकट हुआ। ये साबित करने के लिए कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, उसने जानबूझकर अपने खाली हाथ हिलाए। जियोयान के युवा चेहरे को देखकर 5 लोग स्पष्ट रूप से निश्चिंत हो गए। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराकर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक बिगड़ल, तीक्ष्ण युवती की आवाज उस युवती के मुंह से निकली, जिसे अभी कुछ देर पहले तलवार निकालने में दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी शर्मिंदगी का गुस्सा जियाओयान पर निकालना चाहती थी। क्या तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं आता? चुपचाप किसी अन्य भाड़े की कंपनी के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए? क्या आप हमारी बातचीत को सुनने की कोशिश कर रहे हैं? बिना किसी कारण के झूठा आरोप लगाए जाने पर जियोयान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और अपनी नज़र लड़की पर घुमा ली। देखने में वह जियाओयान से लगभग 1 वर्ष छोटी लग रही थी। आग की रोशनी से लाल हुआ उसका चेहरा सुंदर लग रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बिगड़ी हुई और अनुचित थी। यहां तक कि उसने जो लहजा इस्तेमाल किया वह भी बहुत पसंद नहीं आया। लिंगेर, ऐसी बकवास मत कहो। जियोयान के हाव भाव देखकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया और एक बार फिर जियोयान का सामना करने से पहले उसे डांटा और मुस्कुराया, भाई, क्या तुम भी एक भाड़े के सैनिक हो? तुम जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में अकेले क्यों आए? हाँ, मैं एक चिकित्सक हूँ। मैं उन औषधीय तत्वों की खोज में अकेला आया हूँ जिनका उपयोग हो चुका है। अप्रत्याशित रूप से मुझे इतना लंबा समय बिताना पड़ा। जियोयान ने अपनी जेब से कुछ औषधीय जड़ी बूटियां निकाली और इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया, जो पूरी तरह सतर्क था। ओह! मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को जियोयान की व्याख्या सुनने और उसके हाथ में औषधीय जड़ी बूटियों को ध्यान से देखने के बाद थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने अपने पास जल रहे अलाव की ओर इशारा करते हुए बेबाकी से कहा, आप आकर क्यों नहीं बैठते? रात का समय वह समय होता है जब जादुई जानवर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। अकेले बाहर रहना थोड़ा खतरनाक है।
कृतज्ञतापूर्वक अपना सिर हिलाते हुए जियोयान कुछ लोगों की निगाहों के सामने आग की ओर चला गया। वह बैठ गया और उनकी ओर देखकर शर्म से मुस्कुराया। भैया, मुझे का गैंग कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हाहा 5 सितारा डूजे। मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने अपने भाड़े के सैनिक बैच के नीचे लगे 5 सितारों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। याओ यान, मैं एक चिकित्सक हूं और मेरी ताकत 2 सितारा डूजे मानी जा सकती है। जियो यान ने अपनी आंखें झपकाईं और मुस्कुराया। तुम में बहुत साहस है। केवल 2 स्टार की रेटिंग और आप वास्तव में मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में जाने का साहस कर सकते हैं। अगर तुम आज रात हमसे नहीं मिले होते तो मुझे डर है कि तुम जादुई जानवर के पेट का भोजन बन गए होते। जियो यान की ताकत सुनकर लिंगेर के नाम से जानी जाने वाली युवा लड़की तुरंत तिरस्कार से हंस पड़ी। जियो यान मंद मंद मुस्कुराया। अपने चरित्र के आधार पर उसने स्वाभाविक रूप से उसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी नजर दूसरी महिला और 2 पुरुषों पर डाल दी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, याओ यान 2 सितारा डूजे। किंग शिन 4 सितारा डूजे। हरे रंग की पोशाक पहने महिला ने विनम्रता से जियाओ यान को देखकर मुस्कुराई। मोशे 4 सितारा डूजे। हाँ हाँ भाई, आप मुझे शेर कह सकते हैं। कुछ हद तक मजबूत शरीर वाले एक आदमी ने जियो यान को एक ईमानदार मुस्कान दी। टीएल शियोजक चिन्ह ग्रेटर दैन शिजी का हिस्सा जिसका अर्थ है शेर। जियो यान ने आखिरी आदमी को देखकर मुस्कुराया और उस युवा लड़की की ओर देखा जो खुद से बेहद खुश थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह इस राजकुमार की पूजा करती है। उस पूजा में एक युवा लड़की का आकर्षण भी था। ये तो अपेक्षित ही था। उसकी तरह की लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद थे चमकते कवच वाले शूरवीर जिनमें ताकत और सुंदरता दोनों थी, बिल्कुल म्यूलान की तरह। दोनों पक्षों के बीच संक्षिप्त परिचय के बाद वे एक दूसरे से घुलने मिलने लगे। बातचीत के दौरान का गैंग नामक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शियाओयान से कुछ प्रश्न पूछे जो स्वाभाविक रूप से एक चिकित्सक से संबंधित थे। जब जियोयान ने उन्हें पूरी तरह से जवाब दिया तो का गैंग में संदेह का आखिरी टुकड़ा भी दूर हो गया और उनमें से कुछ ने बातचीत शुरू कर दी। अपनी बातचीत के दौरान जियोयान को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये लोग 3 बड़ी भाड़े की कंपनी में से एक ब्लडी बैटल मर्सिनरी ट्रूप के सदस्य थे। ये भी कहा गया कि लिंगेर नाम की वह युवती भाड़े के सैनिकों की कंपनी के उच्च अधिकारियों में से एक की बेटी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह बिगड़ी हुई और अविवेकपूर्ण थी। खूनी युद्ध भाड़े की कंपनी की ताकत के साथ वह वास्तव में अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकती थी। एक दूसरे से परिचित होने के बाद जियोयान उस कारण को नहीं भूला जिसके लिए वह यहाँ आया था। कभी कभी वह लापरवाही से वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी की खबरों और किंगशान टाउन की वर्तमान स्थिति पर कुछ सवाल पूछ लेता था। जिन सवालों के जवाब गुप्त नहीं थे उनके बारे में का गैंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी की वर्तमान स्थिति और उनकी कुछ कार्रवाइयों के बारे में बात करते हुए वह मुस्कुराए। का गैंग के मुंह से खबर सुनने के बाद जियोयान ने आखिरकार एक सुकून भरी सांस छोड़ी। सौभाग्यवश उनकी यह भविष्यवाणी की 3 भाड़े की कंपनियां मिलकर उन्हें पकड़ने का प्रयास करेंगी, सच नहीं हुई। अब उसकी ताकत के साथ एकमात्र वुल्फहेड भाड़े की कंपनी से डरने की कोई बात नहीं थी। जियाओयान शुरू में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद वहां से जाना चाहता था, लेकिन का गैंग के उत्साही निमंत्रण को वह स्वीकार नहीं कर सका। अंततः वह उसके इरादे के अनुरूप ही आगे बढ़ा और शिविर स्थल पर ही विश्राम करते हुए रात बिताई। बेशक जब वह आराम कर रहा था तो अपनी गलती के कारण शर्मिंदा लड़की बार बार उस पर दांत गड़ा रही थी। हालांकि जियोयान इतना आलसी था कि उसे उसकी परवाह नहीं थी। वह तंबू में घुस गया, अपना सिर नीचे रखकर सो गया, जिससे युवती क्रोधित होकर अपने पैर पटकने लगी। रात शांतिपूर्वक बीत गई। जैसे ही आकाश धीरे धीरे उज्ज्वल होने लगा, जियोयान आराम से शिविर से बाहर निकल गया। उसने का गैंग और अन्य लोगों को सामान पैक करते देखा और मदद करने के इरादे से मुस्कुराते हुए तुरंत आगे बढ़ा। ओह, क्या तुम अंततः जाग गए? हमने रात भर जागकर काम किया, लेकिन आप बस अब तक सोया। क्या युवा मास्टर है? इससे पहले कि वह वहां पहुंचता, सुबह की हवा में उस युवा लड़की की ठंडी आवाज गूंजने लगी। कमर पर हाथ रखे युवती की ओर देखे बिना ही जियोयान बस का गैंग को तंबू पैक करने में मदद करने के लिए आगे बढ़ गया। यदि उसने तंबू के चारों ओर उच्च श्रेणी के जादुई जानवरों का मल न बिखेरा होता तो क्या वह सचमुच सोचती थी कि आखिरी रात इतनी शांति से गुजरेगी? युवा लड़की की भौहें उठ गईं जब उसने देखा कि जियोयान उसे अनदेखा कर रहा है। अगर म्यूलान ने उसे रोका न होता तो वह फिर से उसका अपमान करती। तंबू समेटने के बाद जियोयान ने कुछ दूर तक दूसरों का पीछा किया क्योंकि वे उसी दिशा में जा रहे थे। जियोयान ने थोड़ी दूर पर बड़ी सड़क की ओर देखा और अनायास ही मुस्कुरा दिया। इसके बाद वह वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था। जियोयान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया।
उसने का गैंग की ओर मुंह किया और दोनों हाथ जोड़कर कहा, चाचा का गैंग, हम यहीं से अलग होंगे। यात्रा के दौरान आपने मेरा जो ख्याल रखा उसके लिए धन्यवाद। टीएल, अपने हाथों को एक साथ जोड़ना चीनी में अभिवादन का एक रूप। याओ यान, क्या तुम भी किंगशान टाउन नहीं जा रहे हो? हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये देखकर कि जियोयान जाने का इरादा रखता है, स्तब्ध का गैंग ने पूछा। जियोयान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। हालांकि वह लिंगेर नामक बिगड़ेल बच्ची को नजरअंदाज करना चुन सकता था, लेकिन उसकी उपहासपूर्ण आवाज से उसे चिढ़ होती थी। वह आत्मपीड़ावादी नहीं था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि उसके लिए अकेले यात्रा करना बेहतर होगा। हे, मुझे अचानक याद आया कि मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। मुझे डर है कि मुझे आधे दिन तक यहीं रुकना पड़ेगा। आप सभी को आगे बढ़ना चाहिए। चलो चले। अंकल का गैंग, इतना सामान साथ लाने में क्या मजा है? 2 सितारे, हो। उसकी तुलना मुझसे भी नहीं की जा सकती। जैसे ही का गांग अपना मुंह खोलने और बोलने वाला था, उस बिगड़ेल बच्चे ने उसे तुरंत रोक दिया। असहायता से अपना सिर हिलाते हुए का गैंग केवल जियोयान की ओर क्षमाप्रार्थी भाव से मुस्कुरा सका और मुड़ गया। जब उसने ऐसा किया तो वह चुप हो गया और भौहें सिकोड़कर बोला, कितना बदकिस्मत है। हम वास्तव में इस परेशान करने वाले आदमी से मिले। ये शब्द सुनकर जियोयान, जो जाने वाला था, अपनी नज़र मुख्य सड़क की ओर घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। एक सींग वाले घोड़ों पर सवार 7-8 आदमियों का एक समूह सर पर दौड़ता हुआ आया। रास्ते में बाकी सभी लोग जल्दबाजी में एक तरफ हट गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं गलती से चोट न लग जाए। कौन है ये? एक सींग वाले घोड़े पर सवार लंबे पतले आदमी, नेता की ओर देखते हुए जियोयान ने उत्सुकता से पूछा। वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी का दूसरा कंपनी लीडर, गान म्यू। का गैंग जोर से हंसा, यह आदमी हमेशा हमें परेशान करता है। जब भी हम उनसे मिलते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता। इसके अलावा ये लड़का 9 सितारा डूजे है, हम उसे हरा नहीं सकते। वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी का दूसरा कंपनी लीडर। ये सुनकर जियोयान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह आदमी फिर से, अंकल का गैंग, चलो जल्दी से चलें। जल्दी करो। घोड़े पर सवार उस लड़के को सर पर दौड़ते देख उस बिगड़ेल युवती का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने घबराई हुई आवाज में कहा। उसके घबराए चेहरे को देखकर जियोयान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। निश्चय ही, एक बुरे व्यक्ति को दूसरे बुरे व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। जब तक वे कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, तब तक वह लंबा पतला आदमी वहां से निकल चुका था। उसने अपनी नज़र का गैंग और अन्य लोगों पर डाली और मुस्कुराया, अरे, क्या ये ब्लडी बैटल मर्सिनरी कंपनी का गैंग नहीं है? अच्छा, क्या इस बार आप मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करके कुछ हासिल करने में सफल रहे? का गैंग ने अपनी भौहें कसकर दबा लीं और उसकी उपेक्षा कर दी। दुबले पतले आदमी को तब कोई आपत्ति नहीं हुई जब उसने देखा कि का गैंग चुप है। उसने अपनी नज़र लिंगेर की ओर घुमाई जो छिपने की कोशिश कर रही थी। उसने अश्लीलतापूर्वक अपनी जीभ चाटी और शानदार ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, लिंगेर अधिक से अधिक आकर्षक होती जा रही है। मुझे तुम्हारी जैसी जवान लड़कियां सबसे ज्यादा पसंद हैं। हाँ, उनका स्वाद बहुत बढ़िया है। भविष्य में आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। हाँ, लंबे दुबले आदमी की अश्लील हंसी सुनकर लिंगेर का शरीर कांप उठा। वह जल्दी से का गैंग की पीठ के पीछे छिप गई, बोलने के लिए अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हाँ, आज मेरे पास कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। हाँ, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं इतना अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। युवती को परेशान करने के बाद वह लंबा पतला आदमी जोर से हंसने लगा और अपने घोड़े को चाबुक से पीटते हुए चला गया। लंबे दुबले आदमी को जाते देख का गैंग और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि जैसे ही वह लंबा दुबला आदमी जल्दी से भाग रहा था, सड़क के किनारे एक विस्फोट हुआ। उसी समय एक काला व्यक्ति बिजली की तरह दूसरे कंपनी लीडर की ओर बढ़ा। क्षण भर में ही मानव आकृति घोड़े के ऊपर आ पहुंची। उसने अपना शरीर घुमाया और बेरहमी से अपने दाहिने पैर से उस लंबे दुबले आदमी की ठोड़ी पर जोरदार प्रहार किया। तुरंत ही उसका शरीर हवा में उछला और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। गुर्ग। मुंह में ताज़ा खून थूक दिया गया। इससे पहले कि लंबा दुबला आदमी कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक पैर उसकी छाती पर पड़ा और एक युवक की धीमी हंसी धीरे धीरे सुनाई दी, बस यहीं रहो। इससे मुझे बाद में तुम्हें ढूंढने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। सब कुछ एक झटके में हुआ और का गैंग और अन्य लोगों के चेहरे अनायास ही सदमे से भर गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि गनम्यू अचानक किसी के पैर के नीचे आ गया। यह विशेष रूप से तब हुआ जब उनकी निगाहें गानम्यू के शरीर पर पड़े पैर पर टिकी थीं और ऊपर की ओर बढ़ रही थीं। उनकी स्तब्ध दृष्टियां जम गईं। अति अहंकारी गानम्यू एक क्षण में ही ऐसे व्यक्ति में बदल गया जिस पर किसी और का पैर पड़ गया हो।
इस 180 डिग्री के परिवर्तन के कारण न केवल का गैंग और अन्य लोग स्तब्ध रह गए, बल्कि गनम्यू के पीछे खड़े अधीनस्थों के चेहरे पर भी स्तब्धता के भाव दिखाई दिए। विशाल सड़क पर कई राहगीर गनम्यू को घूर रहे थे जो जियोयान के पैर के नीचे था और अपने विचारों को पुनः प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। एक क्षण में ही शोरगुल से भरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। काफी समय बाद का गैंग और उसका समूह अंततः ठीक हो गया। उन्होंने गनम्यू को देखा जो जियोयान के पैर के नीचे कसकर दबा हुआ था और एक दूसरे के साथ नजरें मिला रहे थे। क्या ये पहले वाले वही दो सितारा डूजे थे? विस्फोटक गति और शक्ति जो उसने प्रदर्शित की, उससे इस युवक की भयावह शक्ति गनम्यू के 9 सितारा डूजे से कमजोर नहीं होगी। ओह, ऐसा लगता है कि हम सब गलत थे। अपना सिर हिलाते हुए का गैंग ने कड़वी मुस्कान के साथ आह भरी। ऐसा लग रहा है जैसे वह युवक अपनी ताकत छुपा रहा था। का गैंग के शरीर के पीछे छुपकर लिंगेर भी इस अचानक बदलाव से चौंक गई। उसकी आंखें उस युवक पर टिकी थी जिसने आसानी से गनम्यू को अपने पैरों तले दबा रखा था, जिसे उसके पिता भी नहीं हरा पाए थे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस युवक का वह दिन भर बार बार मजाक उड़ाती रही, उसमें इतनी ताकत होगी। अपने प्रति उसके रवैये को याद करते हुए लिंगेर के सुंदर चेहरे पर पहली बार आत्मा मजाक वाली मुस्कान उभरी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसकी बातों के प्रति बहरा होने का नाटक किया, भले ही उसने उसका कितना भी उपहास किया हो। शायद उसके दिल में वह एक जोकर की तरह थी जो अपना शो खुद कर रही थी। अपने दिल में आह भरते हुए युवा लड़की ने गनम्यू को देखा, जिसकी छाती पर युवक पैर रख रहा था। सुबह की धूप में युवक का कद बहुत लंबा दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान से पता चल रहा था कि वह किसी को मार नहीं रहा था, बल्कि अपने अच्छे दोस्त के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत कर रहा था। लिंगेर ने युवक को घूर कर देखा और फिर अचानक अपना सिर झुकाकर अपने बगल में खड़ी सफेद कपड़े पहने म्यूलैन पर नजर डाली। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में उसके लिए जो श्रद्धा की भावना थी वह बहुत कम हो गई थी। खांसी खांसी तारांकन। गनम्यू के मुंह से तेज खांसी के साथ थोड़ा खून भी निकला। तभी उसका मन अंततः अपनी उलझन भरी स्थिति से जागा। बड़ी बड़ी आंखों से उसने अपने ऊपर खड़े युवक को घूरा और फुसफुसाया, छोटे कमीने, क्या तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूं? वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी का दूसरा कंपनी लीडर। अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्षमा करें, लेकिन मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे आपकी पहचान के बारे में पता है। गनम्यू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि वह इस मुस्कुराते हुए नाजुक और सुंदर चेहरे को गौर से देख रहा था। कुछ क्षण बाद उसके मन में एक विचार आया। कुछ महीने पहले का युवक का चेहरा धीरे धीरे उसके सामने खड़े व्यक्ति के चेहरे के साथ घुल मिल रहा था। तुरंत उसकी घबराई हुई आवाज अनायास ही चिल्ला उठी, तुम जियाओ यान हो? क्या आपको मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्रों में नहीं खदेड़ा गया था? तुम अभी तक जीवित क्यों हो? जब गनम्यू के मुंह से ये शब्द निकले तो आसपास के लोगों की आवाजें शोर में बदल गईं। उस समय वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जियाओ यान नामक युवक का पीछा करते हुए उसे मारने के प्रयास में मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के आंतरिक क्षेत्रों में उसका पीछा किया। अप्रत्याशित रूप से युवक पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्र से जीवित बाहर निकलने में कामयाब रहा, जिसे मृत्यु क्षेत्र भी कहा जाता था। जियोयान, वह वास्तव में जियाओयान है जिसने वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी में उथल पुथल मचा दी है। एक तरफ का गैंग का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। उनके और उनके समूह के लिए मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में इस प्रसिद्ध अफवाह वाले व्यक्ति के साथ साथ चलना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उसे मार दो। सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के कारण गनम्यू का चेहरा और अधिक भयावह हो गया। उनके विस्फोटक आदेश पर उनके अधीनस्थों ने उग्र भाव धारण करते हुए जल्दी से अपने हथियार निकाले और उसे मारने के प्रयास में जियोयान पर हमला कर दिया। उसी समय गनम्यू के शरीर से एक हल्के हरे रंग की डूबी हुई तेजी से उभरी। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे मुरझाती लकड़ी के रंग में बदल गईं और एक धीमी चीख के साथ जियोयान की पिंडली की ओर टूट पड़ीं। विस्फोटकारी कदम। अपने दिल में जियोयान की पुकार का पालन करते हुए जियोयान के पैरों पर तेजी से एक हल्की पीली ऊर्जा बनी और वह जल्दी से गनम्यू की छाती पर चढ़ गया। फिर जियाओयान का शरीर उन कुछ भाड़े के सैनिकों की ओर बढ़ा जो अपने घोड़ों पर सवार थे। ग्रुग। विस्फोटक सीढ़ियों से निकली विस्फोटक शक्ति ने गनम्यू की छाती पर जोरदार धमाका किया। उफनती हुई ताकत ने उसे फिर से ताज़ा खून थूकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद गनम्यू कांपते हुए खड़ा हुआ और अपनी पीठ से स्टील की छड़ खींच ली। क्रोध में दांत पीसते हुए वह जियोयान पर टूट पड़ा। जियोयान, जो हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ा था, एक पल में कुछ गार्डों की सुरक्षा को भेदता हुआ निकल गया। अपने दाहिने हाथ से भारी जुबान शासक की मूठ को पकड़ते हुए जियोयान ने अचानक उसे खींच लिया और उसे काले कपड़े की परिधि से मुक्त कर दिया। विशालकाय शासक का शरीर क्षैतिज रूप से बाहर की ओर टूट गया, जिससे कुछ भाड़े के सैनिक एक साथ जमीन पर गिर पड़े और खून की खांसी करने लगे।
लगभग 2 से 3 बार की अदला बदली में जियोयान ने 5 सितारा डूजे की ताकत के साथ कुछ भाड़े के सैनिकों को आसानी से हरा दिया। फिर वह धीरे से घूमा और देखा कि गनम्यू अपने हाथों में एक धातु की छड़ और अपने शरीर को ढके हुए हल्के हरे रंग के डूक्यूई के साथ उस पर हमला कर रहा है। अपने दाहिने हाथ से भारी जुबान शासक को उठाते हुए जियोयान एक पल के लिए रुका, इससे पहले कि उसके पैर एक बार फिर हिंसक रूप से जमीन पर पड़े। एक विस्फोटक ध्वनि के साथ जियोयान का शरीर आगे की ओर उछला और पलक झपकते ही गनम्यू के सामने था। उसने भारी जुबान शासक पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर ली और अत्यंत क्रूर बल के साथ गनम्यू पर बेरहमी से हमला कर दिया। तेज हवा के झोंके के कारण गनम्यू का सफेद चेहरा और भी बदसूरत हो गया। हमले से बचने में असमर्थ, उसने जल्दी से अपनी धातु की छड़ को कसकर पकड़ लिया और प्रहार का सामना करने से पहले अपने शरीर में डूक्यू को बाहर आने दिया। टकराना। सड़क पर दो धातु की वस्तुओं के टकराने की आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। धातु की छड़ और भारी रूलर के टकराने के लगभग तुरंत बाद उनमें से अत्यधिक ऊर्जा के कारण गनम्यू का शरीर इतना नीचे धंस गया कि उसके पैरों के पिछले हिस्से जमीन में धंस गए। तोड़ना। गनम्यू को अपने होठों को काटते और सहन करते हुए देखकर जियोयान ने ठंडी हंसी निकाली। उसने अपने शरीर से डूक्यूई का एक और टुकड़ा निकाला और उसे काले भारी जुबान रूलर में डाल दिया। दरार। भारी काले रूलर की बढ़ी हुई ताकत के साथ गनम्यू के हाथ में धातु की छड़ पर धीरे धीरे कुछ दरारें दिखाई देने लगीं। कुछ ही क्षण बाद दरारें तेजी से फैल गईं और धातु की छड़ अंततः स्पष्ट ध्वनि के साथ टूट गई। ये देखकर कि उसके हथियार को उसके प्रतिद्वंद्वी ने बलपूर्वक तोड़ दिया है, गनम्यू के चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया। उसके शरीर ने एक अजीब वक्र बनाया और उसके पैर जल्दी से पीछे हट गए। क्लैंग। धातु की छड़ को तोड़ने के बाद भारी जुबान शासक ने नीचे की ओर काटना जारी रखा और जमीन पर एक गहरा निशान बना दिया। जियोयान ने अपनी आंखें उठाईं क्योंकि उसने देखा कि गनम्यू हमले से बच रहा है। उसके पैर एक बार फिर हिंसक ढंग से जमीन पर पड़े। एक विस्फोटक ध्वनि के साथ उसका शरीर बिजली की चमक की तरह पीछे हटते हुए गनम्यू की पीठ के पीछे प्रकट हुआ। वह मुस्कुराया, अपना दाहिना पैर पीछे खींचा और जोरदार लात मारी जो गनम्यू की पीठ पर जोरदार लगी। ग्रोग। एक बार फिर जोरदार प्रहार झेलने के बाद गनम्यू का मूलतः सफेद चेहरा और भी अधिक पीला पड़ गया। एक और कौर खून हिंसक ढंग से थूका गया। उसका शरीर लौकी की तरह 10 मीटर से अधिक दूरी तक जमीन पर लुढ़का रहा और उसकी हालत अत्यंत भयानक थी। मुख्य सड़क पर जो कोई भी गनम्यू को जियोयान द्वारा पीटते हुए देख रहा था, उसने चुपके से ठंडी हवा की सांस ली। गनम्यू को पहले पीटा जाना उसके अचानक पकड़े जाने से स्पष्ट हो सकता है। हालांकि प्रत्यक्ष टकराव की इस श्रृंखला ने सभी को यह बता दिया था कि इस युवक की ताकत, जो काफी युवा दिखाई देती थी, गनम्यू से अधिक थी। वह वास्तव में इतनी कम उम्र में 9 सितारा डूजे को हरा सकता है। भविष्य में वह कितना शक्तिशाली होगा, कितनी डरावनी प्रतिभा है ये। वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी वास्तव में ऐसे व्यक्ति के साथ गड़बड़ करने के लिए बदकिस्मत है। जियोयान की लड़ाई का निर्णायक मामला देखकर हर कोई अपने दिल में ईर्ष्या के साथ आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। 10 चक्करों तक लौकी की तरह जमीन पर लौटने के बाद गनम्यू अंततः अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया। उसने अपने चारों ओर उपहासपूर्ण निगाहों को देखा और उसकी आंखें अनायास ही लाल हो गईं। अपना सिर उठाकर उसने उस युवक को देखा जो भारी भरकम शासक उठाए हुए था और उसका चेहरा घृणा और भय से भरा हुआ था, जिससे अन्य लोग कांप उठते थे। तुच्छ कमीना, अगर तुम मेरे हाथों में पड़ गए तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर दंड दूंगा। गनम्यू की कर्कश आवाज ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहां से जिंदा निकलने का मौका मिलेगा। जियोयान मुस्कुराया। उसकी आंखें भी उसी अंधेरे और बर्फीले हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। यदि वह 9 सितारा डूजे को मारने में सक्षम था तो यह वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण झटका होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वह निश्चित रूप से इस आदमी को जीवित वापस नहीं आने देगा। गनम्यू ने ठंडे स्वर में उपहास किया, लेकिन उसका हृदय थोड़ा बेचैन था। जियोयान ने पहले जो ताकत दिखाई थी, उसने उसके अहंकार को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसने अपने आसपास की ओर देखा और जब उसकी नज़र लिंगेर पर पड़ी जो उससे कुछ ही दूरी पर थी, तो उसके मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। कुछ समय पहले से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जियोयान का गैंग के समूह के साथ था और यह संभव है कि वे एक दूसरे को जानते हों। अगर वह जियोयान से बचना चाहता था तो उसे कुछ कम ईमानदार तरीकों के बारे में सोचना होगा। जब उसका विचार इस बिंदु पर पहुंचा तो गनम्यू ने अपना शरीर हिलाया और अचानक का गैंग के समूह की ओर दौड़ पड़ा। जिस क्षण गनम्यू का शरीर हिला, का गैंग के समूह को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि गनम्यू की गति ऐसी थी जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता था। जैसे ही उन्होंने अपनी रक्षा की तैयारी की, गनम्यू का शरीर अचानक मुड़ गया और अनुभवहीन लिंगेर की ओर बढ़ गया। लिंगेर, सावधान रहो, का गैंग ने जल्दी से फोन किया जब उसने देखा कि गनम्यू अचानक दिशा बदल रहा है।
उसकी पुकार सुनने के बाद ही लिंगेर ने अपनी सुस्त निगाहें जियोयान से हटा लीं। जब उसने देखा कि गनम्यू उसकी ओर खतरनाक तरीके से झपट रहा है, तो उसका छोटा सा चेहरा घबराहट से भर गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर ठोस हो गया है और हिलने डुलने में असमर्थ है। छोटा लिंगेर, हा हा, चल दर, आओ और चाचा के साथ खेलो। युवा लड़की के चेहरे पर घबराए हुए भाव को देखकर गनम्यू के दिल में कामुकता उमड़ पड़ी और वह अश्लीलता से हंस पड़ा। लिंगेर डर के मारे पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ी जब उसने देखा कि गनम्यू उसके आसपास ही था। उसका पीला चेहरा लगातार कांप रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि जिन लड़कियों को गनम्यू ने पकड़ लिया था, उनका क्या हश्र होने वाला है। युवा लड़की का डर देखकर गनम्यू और भी अधिक उत्साहित हो गया। हालांकि जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए तैयार हुआ, एक युवक भारी रूलर लेकर उस युवती के सामने भूत की तरह प्रकट हुआ। अपनी आंखें उठाते हुए जियोयान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीरे से कहा, वुल्फ हेड मर्सेनरी कंपनी वास्तव में कचरे से भरी हुई है। उस कथन के साथ जियोयान ने भारी जुबान शासक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे एक क्रूर ऊर्जा से भर दिया। वह काली छाया में बदल गई और तेजी से क्षैतिज रूप से बाहर की ओर घूम गई। टकराना। गनम्यू की भयभीत आंखों के सामने शासक ने निर्दयतापूर्वक उसकी छाती पर प्रहार किया। तुरंत ही उसकी आंखें थोड़ी बाहर निकल आईं और उसकी छाती अंदर की ओर धंस गई। उसके मुंह से खून की कुछ बूंदें और कुचले हुए आंतरिक अंग उल्टी के रूप में निकले, जबकि उसका शरीर पीछे की ओर फेंका गया और 2-3 पेड़ों को तोड़ने के बाद धीरे धीरे रुक गया। सभी गवाहों के दिलों में एक ठंडक सी दौड़ गई जब उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे लेटे हुए गनम्यू की धीरे धीरे मृत्यु हो रही है। लाश को उदासीनता से देखने के बाद जियोयान ने अपना हाथ घुमाया और रूलर को वापस अपने पीछे रख लिया। उसने जमीन पर डरी हुई युवती की ओर देखे बिना ही का गैंग को अलविदा कहा और धीरे धीरे किंगशान कस्बे की ओर चलना शुरू कर दिया। क्षितिज में गायब हो रहे काले रंग के भारी रूलर को उठाए युवक की पीठ पर नजर डालते हुए लिंगेर, जो जमीन पर जमी हुई बैठी थी, ने नर्म कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। शियाओ यान, जो पिछले कुछ महीनों से अलग थलग था, छोटे से शहर में भीड़ के बीच चलते हुए और अपने आसपास से हो रहे शोर को सुनते हुए भावुक होकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। मनुष्य वास्तव में एक समूह के रूप में रहना पसंद करने वाला प्राणी था। यदि वह दशकों तक जंगलों में अकेला रहता, तो क्या वह अब भी बोल पाता? मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने इस हास्यास्पद सवाल को अपने सिर से निकाल दिया और भारी जुबान शासक को उसकी पीठ पर थपथपाया जो एक काले कपड़े से लिपटा हुआ था। वह एक चौराहे पर खड़ा होकर अपनी आवाजों को देख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक राहगीर को अपने पास बुलाया और उससे 1000 औषधियों वाले घर के स्थान के बारे में पूछा। फिर उसने अपने कदम बढ़ाए और राहगीर की बताई दिशा में तेजी से चल पड़ा। कुछ सड़कों पर चलने के बाद शोरगुल धीरे धीरे कम हो गया और जियोयान धीरे धीरे एक संकरी गली में शांत रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही देर बाद एक अनोखी छोटी सी जागीर उसकी नजर में आई। मनो के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा अत्यंत कड़ी थी तथा 10 से अधिक पुनर्तः सशस्त्र गार्ड मौजूद थे। उन गार्डों को देखते हुए जियोयान की भौहें आपस में चिपक गईं। वह 1000 औषधीय घर के मालिक को सतर्क नहीं करना चाहता था। उसने अपनी नजर घुमाई और फिर पीछे मुड़कर हवेली के पीछे पहुंच गया। उसने ध्यान से चारों ओर नजर घुमाई और चुपचाप दीवार फांद कर चला गया। जियोयान चुपके से जागीर में घुस गया और सतर्कतापूर्वक गश्त कर रहे कुछ गार्डों से बच निकला। इसके बाद उसने नौकर की वर्दी पहने एक युवती को चुपके से पकड़ लिया। युवती के भयभीत भाव को देखकर जियोयान ने अपनी आवाज कम की और पूछा, क्या परी डॉक्टर यहाँ है? मम्मम। जियोयान द्वारा अपना मुंह ढके होने के कारण युवती केवल कुछ अस्पष्ट आवाजें ही निकाल सकी। मुझे बताओ उसके लिए कमरा कहाँ है? कुछ भी मजाकिया प्रयास मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें नंगा करके बाहर फेंक दूंगा। उसके कानों के पास दी गई हल्की धमकी से युवती इतनी भयभीत हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपने कांपते हाथ से परी डॉक्टर के कमरे की ओर जाने वाले रास्ते की ओर इशारा किया। स्थान की जानकारी प्राप्त करने के बाद जियोयान ने युवती को बेहोश कर दिया और उसे एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। फिर वह सावधानीपूर्वक उस दिशा में चला जिस ओर लड़की ने संकेत किया था। कुछ और गश्तों से बचने के बाद जियोयान सफलतापूर्वक एक काफी शांत कमरे के पीछे पहुंच गया। वह चुपचाप दरवाजे के चारों ओर घूमकर सामने की ओर गया, जहां उसने देखा कि दरवाजे के बाहर 4 गार्ड खड़े थे। चारों गार्ड की तरह लग रहे थे, लेकिन जिस तरह से वे कभी कभी कमरे में झांकते थे, उससे जियोयान को यह एहसास हुआ कि वे बाहर वालों से ज्यादा अंदर वाले व्यक्ति के लिए थे। लगता है उसके दिन भी बहुत अच्छे नहीं हैं। जियोयान अपने दिल में मुस्कुराया जब वह कमरे के पीछे गया, जो एक छोटी सी झील के सामने था। कमरे के लकड़ी के किनारे पर सावधानी से खड़े होकर जियोयान ने धीरे धीरे खुद को खुली खिड़की की ओर स्थानांतरित कर दिया।
कुछ ही क्षण बाद उसने अपना हाथ खिड़की के किनारे पर पकड़ लिया और सावधानीपूर्वक अपने शरीर को कमरे में ले गया। जियोयान चुपचाप अपने पैरों के साथ जमीन पर उतरा और कमरे को देखा, जो अनोखे और शांत ढंग से सजाया गया था। जैसे ही उसने कमरे के अंदर हल्की सुगंध फैली हुई देखी, उसके दिल ने एक गहरी सांस ली। अपनी निगाहें इधर उधर घुमाते हुए जियोयान ने अंततः गुलाबी रंग के पर्दे के पीछे एक धुंधली छवि देखी। वह आगे बढ़ा और पर्दा खोलकर उसके अंदर देखने लगा। एक छोटे से मंच पर सफेद पोशाक पहने एक महिला खड़ी थी, जो अपना सिर झुकाए हुए थी और ध्यानपूर्वक कुछ औषधीय पाउडर मिला रही थी। कभी कभी वह एक क्रिस्टल की छड़ पर थोड़ा सा पाउडर लगाती और उसे अपनी नाक के नीचे धीरे से सूंघती। कुछ औषधीय पाउडर मिलाने के बाद सफेद कपड़े पहने महिला को कुछ होश आ गया। उसने अचानक अपना सिर उठाया और अपनी नज़र उस युवक के मुस्कुराते चेहरे की ओर घुमाई। उसके चेहरे की ठंडक धीरे धीरे गायब हो गई। उसने जल्दी से दरवाजे से बाहर देखा और जियोयान को इशारा किया। जियाओयान मुस्कुराते हुए छोटे मंच पर गया और अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया और बोला, देखा जा रहा है। शश, कुछ मत बोलो। परी डॉक्टर ने अपनी उंगली हिलाई और अचानक अपनी जेब से एक छोटी जेड बोतल निकाली। उसने कुछ हल्का लाल तरल पदार्थ डाला, जिसे उसने जियोयान के हाथ पर लगाया। आप क्या कर रहे हो? परी डॉक्टर की हरकत देखकर जियोयान भ्रमित स्वर में पूछने से खुद को रोक नहीं सका। कमरे में फैली खुशबू धीरे धीरे असर करने वाला जहर है। इसे सांस के साथ अंदर लेना आपके लिए अच्छा नहीं है। परी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए कुछ मारक को लागू करते हैं तो आप इससे प्रतिरक्षित हो जाएंगे। उफ! जियाओयान ने आश्चर्य में अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने कमरे में भी जहर लगाओगे। परी डॉक्टर मुस्कुराए और अपने काले बाल अलग कर दिए। उसने कुछ असहाय भाव से कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। एक कमजोर महिला होने के नाते मेरी क्षमता सीमित है, इसलिए मैं केवल इन अपरंपरागत साधनों पर ही भरोसा कर सकती हूँ। आप किस तरह से कमजोर हैं? बिना किसी को पता चले जहर देने का ये तरीका। यहाँ तक कि मैं भी लगभग इसकी चपेट में आ गया था। जियोयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, वे लोग बाहर हैं। हाँ, निगरानी की जा रही है। परी डॉक्टर ने लापरवाही से कहा, भेड़िया सिर भाड़े के सैनिकों की कंपनी ने खबर फैला दी कि मुझे कुछ खजाना मिला है और इस 1000 औषधीय घर का मालिक लालच से मेरे हिस्से पर नजर गड़ाए हुए है। इस दौरान वह 7 रंगों वाली जहर वाली किताब को छीनने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं उसे रोकने में कामयाब रहा। हालांकि वह कुछ हद तक अधीर हो रहा है। तुम क्यों नहीं चले गए? आपकी जहर इस्तेमाल करने की क्षमता को देखते हुए यहाँ कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जियोयान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हारे द्वारा बचाए जाने का इंतजार कर रहा था। उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान उभर आई। जियोयान का असहाय चेहरा देखकर परी डॉक्टर मुस्कुराए। अगर मैं 7 रंग वाली जहर की किताब का अभ्यास करना चाहता, तो स्वाभाविक रूप से मुझे प्रयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री की आवश्यकता होगी। क्या ये सबसे अच्छी जगह नहीं है? लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आज ही चले जाना चाहिए। आज उस आदमी ने मुझे जो 3 दिन की समय सीमा दी है, उसका आखिरी दिन है। परी डॉक्टर ने अपना सिर झुकाकर जियोयान को देखने से पहले मेज पर रखे औषधीय पाउडर को एक छोटी बोतल में डाला। आपने एक बार फिर मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है। अप्रत्याशित रूप से, आप न केवल मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्रों में रहकर जीवित बचे हैं, बल्कि आपकी ताकत भी काफी बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि आपका सहयोगी बनना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। हाँ, मैं तो बस भाग्यशाली था। जियोयान हंसा और खड़ा हो गया। चल दर, मैं अभी भी वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी के लिए परेशानी पैदा करने का इरादा रखता हूँ। हाँ, अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। वे मेरी वर्तमान परेशानी का एक कारण हैं। अब जब मैं जा रहा हूँ, तो ये स्वाभाविक है कि मैं उन्हें कुछ ऐसा दूं जिससे वे मुझे याद रखें। परी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और वह सुंदर तरीके से खड़ी हो गई। स्वाभाविक रूप से, जब मैं तुम्हें खोजने आया था तो मेरा यही इरादा था। जियोयान मुस्कुराया। परी डॉक्टर की विश्वविद्या में निपुणता के कारण वह भी उससे थोड़ा डरता था। यदि उसे उसकी मदद मिलती तो वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी से छुटकारा पाना मुश्किल नहीं होता। जैसे ही परी डॉक्टर सामान पैक कर रहा था, प्रवेश द्वार से दस्तक की आवाज आई। एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज कमरे में गूंजी, हाँ। परी डॉक्टर, क्या आप अंदर हैं? यद्यपि शब्दों में पूछताछ का भाव था, लेकिन जैसे ही शब्द शांत हुए, दरवाजा खोल दिया गया। अधेड़ उम्र के आदमी की नजर कमरे पर घूम रही थी। जब उसने कमरे के बीच में खड़े युवक को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। भौहें सिकोड़ते हुए उसने हाथ हिलाकर अपने पीछे खड़े 4 गार्डों को बुलाया। उन्होंने अपने हथियार निकाले और कमरे में मौजूद 2 लोगों का सामना किया। परी डॉक्टर, क्या मैं जान सकता हूं कि यह कौन है?
अधेड़ उम्र के व्यक्ति की निगाह परी डॉक्टर की ओर गई जो अपना सामान पैक करने में व्यस्त थी और उसने एक झूठी मुस्कान दी। जियोयान। जियोयान ने परी डॉक्टर की ओर देखते हुए कहा। जियोयान, क्या आपको मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्रों में नहीं खदेड़ा गया था? जवाब सुनकर अधेड़ व्यक्ति का चेहरा उदास हो गया। तुरंत उसकी आंखों में खुशी झलक उठी और उसने विनम्रता से कहा, हे मैंने नहीं सोचा था कि भाई जियोयान इतना मजबूत था। मैं पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्रों से बच निकलने के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं, जिसे मृत्यु क्षेत्र भी कहा जाता है। मैं तो बस भाग्यशाली था। जियोयान ने लापरवाही से अपनी आंखें उठाई और हंसा, मैं परी डॉक्टर के साथ जा रहा हूं। क्या आप एक तरफ हट सकते हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा मुस्कुराते हुए हल्का सा मुड़ गया। ये भाग्य ही है जिसने हमें मिलने का मौका दिया। चूंकि आप हमारे 1000 औषधि गृह में आए हैं, इसलिए आपको थोड़ी देर और रुकना चाहिए। मुझे आप जैसे किसी व्यक्ति से दोस्ती करना सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे ही वह बोल रहा था, अधेड़ उम्र का व्यक्ति पीछे हट गया और गार्डों के साथ प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। उसने पहले ही सुन लिया था कि जियोयान के पास गुफा से एक खजाना है। अब जब जियोयान यहां आ गया था, तो मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। मिस्टर याओ, कृपया अपनी दाहिनी हथेली देखें। क्या ये थोड़ा हरा दिखाई देता है? अपनी चीजें एक थैले में लपेटने के बाद परी डॉक्टर ने उसे अपनी पीठ पर रखा और अचानक बोलने के लिए अपना सिर उठाया। परी डॉक्टर की बातें सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से अपनी हथेली खोली और पाया कि उसकी हथेली का मध्य भाग हरा दिखाई दे रहा था। तुरंत उसने पूछा, तुमने मुझे जहर दिया? हाँ, ये केवल खुद को बचाने का एक साधन है। परी डॉक्टर ने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, मिस्टर याओ, मुझे यकीन है कि आप मेरे द्वारा बनाई गई दवा की शक्ति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। यदि मैं आपको विषर औषधि बनाने की विधि नहीं बताऊंगा तो जहर का असर होने में आपको अधिक से अधिक 1 महीने का समय लगेगा। जब ऐसा होगा, तो अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप लकवाग्रस्त हो जाएंगे, या अगर आप भाग्यशाली नहीं हैं तो मर जाएंगे। वह कोमल आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उज्ज्वल और धूप वाला दिन होने के बावजूद मिस्टर याओ को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे बर्फ के एक कक्ष में हों। इतनी सावधानी बरतने के बाद भी वह परी डॉक्टर के जाल में फंस गया। मिस्टर याओ ने बहुत देर तक अपने जीवन और लालच को तौला, फिर अनिच्छा से चिल्लाया, मारक औषधि का फॉर्मूला मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। इतने लंबे समय तक 1000 औषधीय घर में रहने के बाद मिस्टर याओ को मुझसे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मैं अपना वादा निभाने के लिए आप पर भरोसा करूंगी। चलो, हम चलते हैं और मैं तुम्हें फॉर्मूला सौंप देता हूं। परी डॉक्टर ने शांत भाव से कहा। जियोयान के हाथ उसकी गर्दन के पीछे थे और वह एक तरफ खड़ा होकर परी डॉक्टर द्वारा 1000 औषधीय घर के मालिक के साथ खिलवाड़ होते देख रहा था। वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि स्थिति मजेदार होने के अलावा जियोयान को थोड़ा अधिक डर भी महसूस हुआ। यदि इस महिला को अवसर दिया जाता तो भविष्य में उसकी उपलब्धियां कम नहीं होती। मिस्टर याओ का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया जब उनका सामना फेरी डॉक्टर के आरामपसंद चेहरे से हुआ। वह एक चक्र में घूमता रहा और फिर हिंसक ढंग से हाथ हिलाकर गार्डों को कमरे से बाहर चले जाने का आदेश दिया। चल दर। मिस्टर याओ को पीछे गिरते देख परी डॉक्टर ने अपना सिर जियोयान की ओर घुमाया और मुस्कुराए। जियोयान ने अपना अंगूठा उठाया और दरवाजे से बाहर ले गया। परी डॉक्टर उसके पीछे पीछे चल रहा था। उदास भाव से मिस्टर याओ गार्डों के साथ उनके पीछे कमरे से बाहर चले गए। वह अपने अंदर खुशियां नहीं पा रहा था। धन कमाने का अवसर उसके हाथ से निकलता जा रहा था। जब वे एक विशाल क्षेत्र में पहुंचे, तो परी डॉक्टर ने एक बांस की सीटी निकाली और धीरे से बजाया। कुछ ही क्षण बाद एक विशाल नीला चील आकाश में दिखाई दिया और तेजी से उड़ गया। ये जागीर के ऊपर मंडराता रहा और धीरे धीरे नीचे उतर आया। उतरते हुए नीले चील को देखते हुए जियोयान ने परी डॉक्टर की कमर पकड़ ली और एक विस्फोटक ध्वनि छोड़ते हुए जमीन से नीचे उतर गया। उसका शरीर हवा में उछला और हल्के से बाज की पीठ पर जा गिरा। बाज की पीठ पर खड़े होकर परी डॉक्टर ने लापरवाही से एक फॉर्मूला नीचे फेंका और बाज को नियंत्रित किया तथा मिस्टर याओ की क्रोधित निगाहों के सामने उसे भगा ले गया।